दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बिपिन चंद्रा लेसन नंबर 13 जिसका नाम है ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर 1858। देखिए ये जो समय था इसमें हमारे समाज के काफ़ी सारे वर्गों के साथ भेदभाव हो रहा था, जाति के आधार पे, जेंडर के आधार पे, है ना, या गरीब अमीर के आधार पे। इन सारी चीज़ों को हमें देखना है। दूसरी बात, रिलीजन्स जो थे, जो धर्म थे, उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उनकी अलग से परिभाषा निकाल के लोगों का शोषण किया जा रहा था। क्लास डिवाइड हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो इन सब चीज़ों में रिफॉर्म लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। वो क्यों थी वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये बदलाव यहाँ पे लाए गए किन के द्वारा? हमारी सोसाइटी में ही कुछ इंटेलेक्चुअल थे, कुछ बुद्धिजीवी थे, कुछ सिंपैथेटिक महान लोग थे जिनको दूसरों की तकलीफ को देख के शायद गुस्सा आ रहा था या दया आ रही थी, है ना। एजुकेटेड हमारे जो इंडियंस थे वो थे, उन्होंने काफ़ी इन चीज़ों में मदद की। तो कैसे चल के हमारे देश में ये रिफॉर्म्स वगैरह आए उसके ऊपर आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस चैप्टर को हमने नाम दिया है द स्टोरी ऑफ रिफॉर्म्स एंड मॉडिफिकेशन इन द रिलीजन्स एंड सोसाइटी फॉर अ न्यू मॉडर्न इंडिया। मतलब कि एक नया मॉडर्न इंडिया बनाने के लिए, एक नया देश बनाने के लिए, जो कंट्री हमारी उस समय पे बिखर चुकी थी उससे हम महान कैसे बने, उसके लिए हमें अपने सभी वर्गों को, सभी जेंडर्स को, कास्ट को, रिलीजन को बराबर लेके चलना था। उसके लिए हमने क्या मॉडिफिकेशंस की वो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जो पार्ट नंबर 1 है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मो समाज एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन महाराष्ट्र। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं किसका क्या योगदान रहा। इस चैप्टर में जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम जान लेते हैं हमारी एम क्या है चैप्टर से। सबसे पहले है रोल ऑफ रेशनलिस्ट एंड ह्यूमनिस्टिक कंटेंट ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स इन मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखिए बात हो रही थी कि लोग तर्क संगत हो जाए, ये कोशिश की जा रही थी कि लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू करें। बात हो रही थी कि हम ह्यूमनिज्म को फॉलो करें। ह्यूमनिज्म क्या होता है दोस्तों? ह्यूमनिज्म होता है मानववाद, मतलब या फिर मानवतावाद इसको कह लीजिए। इस फिलोसफी में यह माना जाता है कि जो धर्म है वो इंसान के लिए बना है, ना कि इंसान धर्म के लिए बना है। कोई भी जो चीज़ है वो इंसान के लिए बनी है, इंसान सबसे ऊपर है। तो हमें किसी भी आधार पे इंसान का शोषण नहीं करना है, उसको सबसे ऊपर रखना है और बाकी सारी चीज़ें उसी को केटर या हेल्प करने के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये जो दो किस्म की हमारी अप्रोच थी, तर्कसंगत और मानव को ऊपर रखना, इनकी वजह से हमने रिलीजियस हमारी जो मूवमेंट थी और हमारा जो नया मॉडर्न इंडिया बनने वाला था उसका क्या रोल है वो देखने वाले हैं। फिर है डिसेबिलिटीज ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय विच वुमन सफर्ड एंड देयर इमेंसिपेशन। हमारे भारत समाज में ऐसी कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से जो वुमेन थी, जो फीमेल जेंडर था, वो यहाँ पे सफ़र कर रहा था और फिर कैसे हमने उनका उत्थान किया, उनका उद्धार करना शुरू किया। वाई अटैक ऑन कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम था, जाति प्रथा जो पूरी चल रही थी और स्पेशली उसके आधार पे जो शोषण हो रहा था उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं कास्ट सिस्टम तो हम यहाँ पे एक सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि जातियों के ऊपर ही हमें हमला करना है, नहीं, जो शोषण हो रहा था उस चीज़ के ऊपर हमें बात करनी है ना। अब ऐसा भी आप देख सकते हैं कि सभी जातियों का तो शोषण नहीं हो रहा था, तो हमें यहाँ पे देखना है जिन जातियों का शोषण हो रहा था उनके बारे में हम क्या कर सकते थे। फिर है ब्रह्मो समाज के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र में जो धार्मिक मूवमेंट चली थी, धर्म को सुधारने के लिए रिलीजियस रिफॉर्म्स वगैरह हुए थे, उनके बारे में जानेंगे। फिर रामकृष्ण परमहंस के बारे में हम जानेंगे, स्वामी विवेकानंदा के बारे में जानेंगे, स्वामी दयानंदा एंड आर्य समाज, जो उनकी एसोसिएशन, जो उन्होंने अपना एक बेसिकली सोसाइटी बनाई थी, उसके बारे में जानेंगे। फिर है सैयद अहमद खान, जिन्होंने इस्लाम धर्म के लिए काफ़ी काम किया, उनके बारे में, और अकाली मूवमेंट। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं अपने इस चैप्टर में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वाई सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स। ज़रूरत ही क्या थी? सोशो रिलीजियस का मतलब है सामाजिक और धार्मिक बदलाव। इनकी ज़रूरत ही क्या थी? सबसे पहला था द रियलाइजेशन ऑफ द नीड ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स। दोस्तों ये समय था जब नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थी वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। जब बात करते हैं नेशन की, नेशनल मूवमेंट की, राष्ट्र में सभी आते हैं, सारे जेंडर, सारे धर्म, सारे आपकी कास्ट, सभी लोग आते हैं, सभी वर्ग आते हैं, किसान भी आते हैं, उसमें आपके व्यापारी भी आते हैं, जमींदार भी आते हैं, सभी आते हैं। तो आप कुछ वर्गों को पीछे छोड़ के, जिनका शोषण हो रहा था, चाहे वो महिला वर्ग हो गया, चाहे वो कास्ट हो गई, उनको पीछे छोड़ के आप अपनी राष्ट्रवादी आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? वो भी तो राष्ट्र का हिस्सा है। अगर वो राष्ट्रवादी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे तो आपकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल एकदम कमजोर पड़ जाएगी। तो ये नीड ऑफ आर हो चुकी थी कि सभी वर्गों को बराबर लेके आया जाए, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाई जाए और फिर हम सभी मिलकर यूनिटी के साथ अपनी
स्ट्रेंथ के साथ फ्रीडम के लिए काम करें। तो एक तो रीज़न था ये। दूसरा है न्यू मॉडर्न एजुकेशन एंड नॉलेज। ये जो नई एजुकेशन लोगों ने अब प्राप्त की थी ना, जो ये लिबर्टी के बारे में पढ़ा था पहली बार कि हाँ लिबर्टी क्या चीज़ होती है, डेमोक्रेसी क्या चीज़ होती है, साइंस क्या चीज़ होती है, ह्यूमनिज्म क्या होता है, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड पे आपको बताया। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक फोर्सेस। ये न्यू इकोनॉमिक फोर्सेस क्या था दोस्तों? देश में इंडस्ट्रीज लगने लग रही थी। इस चीज़ को आप यहाँ पे देखिए, इंडस्ट्रीज लगने लग रही थी, प्लांटेशंस लग रही थी। जब इंडस्ट्री लगेगी तो इंडस्ट्री ये नहीं देखती है कि किसको नौकरी देनी है। हालांकि हमारा जो कास्ट सिस्टम था उसमें क्या हो रहा था कि हर कास्ट के लिए उनके जो काम थे वो फिक्स कर दिए गए थे कि आप इससे अलग नहीं जा सकते। लेकिन इंडस्ट्रीज जो थी, जो न्यू इकोनॉमिक फोर्स थे, वहां पे कोई भी जाके काम कर सकता था। तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लोगों के पास आ रही थी। फिर है अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड शोड द बैकवर्डनेस ऑफ द सोसाइटी। और जब हमने देखा, जब हमारे देश के लोग बाहर निकले, पूरी दुनिया में जाने लगे, वहाँ का लिटरेचर पढ़ने लगे, वर्ल्ड अफेयर्स की जानकारी होने लगी कि देश दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है, तो हमने अपनी कंट्री की बैकवर्डनेस को जाना। इसका उदाहरण ये है कि अगर इंडिया के लोग मान लो 1850s में कहीं बाहर निकलते ही नहीं, तो उनको क्या पता रहता कि लंदन में कौन सी मशीनें बन रही है, जापान में कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है खेती के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। अगर पता नहीं चलता तो हम अपने आप को ही ग्रेट मानते रहते, अपनी कमियों को कभी देख ही नहीं पाते दोस्तों। फिर है द ग्रेट नेशन ऑफ अर्लियर टाइम वॉज फॉलन नाउ। हमारे देश के जितने भी बुद्धिजीवी थे उन्होंने ये देखा था, उन्होंने हमारा पास्ट भी पढ़ा था, हमारे लिटरेचर, हमारे स्क्रिप्चर्स भी पढ़े थे, वो दुनिया को भी देख रहे थे और अपनी करंट कंडीशंस को भी देख रहे थे। तो वो यहाँ पे देख रहे थे साफ साफ कि हमारा देश जो था, जो ग्रेट नेशन था, हुआ करता था, कभी एक महान देश हुआ करता था, चाहे वो मौर्यन पीरियड में, उसके बाद के पीरियड में आपका फिर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी पावरफुल था और मुगल पीरियड के टाइम पे भी काफ़ी पावरफुल था। वो पूरी तरीके से बिखर चुका है, खत्म हो चुका है, फॉलन, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए आफ्टर 1858 द वर्क्स ऑफ अर्लियर सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स वर कैरिड फर्दर। तो मैंने आपको पीछे एक चैप्टर पढ़ाया था कुछ चैप्टर्स पहले कि हमारे 1858 तक क्या मूवमेंट आई थी, क्या सोशो रिलीजियस चेंजेस आए थे, है ना। उसमें मैंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, राजा राम मोहन रॉय के और बाकी हमारे जितने भी रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो उनकी जो मूवमेंट थी उसी मूवमेंट को आगे अब फर्दर ले जाने की टाइम आ चुका था, बारी आ चुकी थी। नाउ रिफॉर्मर्स ट्राइड टू रिमेन विद द ओरिजिनल फाउंडेशंस ऑफ द रिलीजन बट रीमॉडल इट अकॉर्डिंग टू द न्यू नीड्स। देखिए ऐसा नहीं था कि धर्म के नाम पे कोई गड़बड़ी की जा रही है, शोषण किया जा रहा है तो पूरे धर्म को ही आप हटा दो, नहीं। यहाँ पे धर्म को रीमॉडल किया जा रहा था, धर्म की अलग से परिभाषा निकाली जा रही थी। एक लाइन किसी धर्म की किताब में लिखी है, उसको पढ़ के आप 10 मीनिंग निकाल सकते हैं। तो जो बेस्ट मीनिंग यहाँ पे निकाला जा सकता था सोसाइटी की नीड को पूरा करने के लिए, वो यहाँ पे हमारे ये नए रिफॉर्मर्स निकाल रहे थे ताकि सोसाइटी आगे बढ़े। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मो समाज की। देखिए जो ब्रह्मो समाज है उसको फाउंड किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में, ठीक है। आफ्टर हिम कैरिड फॉरवर्ड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर एंड लेटर केशव चंद्र सेन। ये बाद के दो लीडर हुए। अब हम बात कर रहे हैं 1858 की और उसके बाद की। उस टाइम पे कौन लीड कर रहे थे ब्रह्मो समाज को? देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन। देखिए क्या काम कर रहा था ब्रह्मो समाज? ट्राइड टू रिफॉर्म हिंदू रिलीजन। सबसे पहले तो जो हिंदू धर्म है, और बेसिकली मैं आपको यही बता दूं कि इसका बंगाल में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट था क्योंकि ये बंगाल से बिलोंग करते थे। तो बंगाल का जो एरिया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उस तरफ के एरिया में ये थोड़ा ज़्यादा काम कर रहे थे, ठीक है। बाय बेसिंग इट ऑन वन गॉड, वेदास एंड उपनिषद। ब्रह्मो समाज कह रहा था कि जो हिंदू धर्म है उसमें हम बदलाव लेके आएंगे और हम ये बताएंगे लोगों को कि एक सुप्रीम गॉड होता है। ब्रह्मो का मतलब ही यह होता है कि एक सुप्रीम गॉड, वन सुप्रीम गॉड, कि दुनिया में बस एक वन सुप्रीम गॉड है और उसी की सबको पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे इनका पहला आइडिया ये था। दूसरा ये बोल रहे थे कि जो वेदास हैं, जो वेदों में चीज़ें लिखी हुई है, उनके आधार पे हमें अपने धर्म को चलाना चाहिए। उनकी जो गलत इंटरप्रिटेशन लोगों ने की है उनको हटा देना चाहिए। उपनिषद के ऊपर हमें अपने धर्म को चलाना चाहिए। फिर इनकॉर्पोरेटिंग द बेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न थॉट्स इन हिंदुइज्म। यहाँ पे बात हो रही थी कि सीखते हैं, चलिए हिंदुइज्म जो है उसमें लोगों के उत्थान के लिए जो वेस्ट में न्यू आइडियाज़ डेवलप हुए हैं, न्यू कॉन्शियसनेस आई है, उसको भी इंक्लूड करते हैं और अपने धर्म को या फिर अपनी जो पूरी प्रक्रिया है, ये हमारा जो जीने का तरीका है, उसको रिफॉर्म करते हैं, उसको नया बनाते हैं ताकि
हम यहाँ पे लोगों का उत्थान कर सके। क्यों? क्योंकि धर्म इंसान को केटर करने के लिए है, इसी को तो ह्यूमनिज्म बोलते हैं ना। तो हम धर्म को ही ऐसा बना देंगे कि हमारी पूरी मानव जाति को अच्छा वो रिजल्ट दे सके। फिर है बेस्ड इटसेल्फ ऑन ह्यूमन रीजन। ब्रह्मो समाज ने बोला कि हिंदू धर्म जो है या पूरी जो सोसाइटी है उसको तर्क संगत होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे नहीं चलना चाहिए, या किसी ने आपको कोई विद्वान बन गया है, उसने संस्कृत सीख ली है और फिर वो अपने मतलब के लिए आपके जो संस्कृत के स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ के आपको मतलब बता रहे हैं और आप उसको ऐसे ही मान ले रहे हैं। आप सुनिए, उनके ऊपर लॉजिक लगाइए, तर्क संगत आप हो जाइए और फिर आप देखिए क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको अपनाना है और क्या नहीं। इसके बाद है दोस्तों आइडोलेट्री, मतलब कि जो भगवान की मूर्ति पूजन होता है उसके ये खिलाफ थे। देखिए मूर्ति पूजन के खिलाफ होने का क्या मतलब है इसको समझिए, मैं आपको अभी बता देता हूं क्योंकि ये चैप्टर में आगे भी आएगा कई बार आइडोलेट्री वर्ड। आइडोलेट्री के खिलाफ होने का मतलब ये है कि जब आप किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, क्या वो गलत है या क्या सही है। देखिए ना वो गलत है ना सही है। आप रोटी खाते हैं, ना वो सही है ना वो गलत है। अगर आप प्रॉपर तरीके से खा रहे हो तो ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो आप बीमार पड़ जाओगे। किसी भी चीज़ में ऐसे ही होता है। तो अगर हम मूर्ति पूजन को एक छोटा सा हिस्सा अगर वर्शिप का मान के चले वहाँ तक शायद ठीक है, लेकिन अगर हम ये सोचे कि भगवान जो है वो सिर्फ मूर्ति पूजा करने के लिए ही बने हैं कि हम मंदिर में जाएंगे उनकी मूर्ति पूजा करेंगे, तब आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। आपको यहाँ पे भक्ति भी करनी होगी, आपको यहाँ पे भजन भी गाने होंगे, आपको स्क्रिप्चर्स भी पढ़ने होंगे पुराने सारे के सारे, आपको भगवान की लाइन पे चलते हुए अपने आप को डेवलप भी करना होगा। भगवान की जो अच्छी अच्छी हैबिट्स थी, जो उनके एट्रीब्यूट्स थे, उनको देखते हुए भी अपने आप को डेवलप करना होगा। तो यहाँ पे आइडोलेट्री का मेन जो ओपोजिशन था वो उसका रीजन था कि यहाँ पे सिर्फ हमने मूर्तियां बना दी है और हम उनकी पूजा करके ही अपने पूरे रिलीजन को समझ रहे हैं कि हमने फॉलो कर लिया, हमने काम अपना पूरा कर लिया। नहीं, ये काम अधूरा था। फिर है सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, जो भी अंधविश्वास की प्रैक्टिसेस थी, जो आपके अजीब अजीब किस्म के यज्ञ वगैरह जो चलते थे, उसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने इनका विरोध किया। वर्शिप, ठीक है। और उसके बाद आपका मीडिएशन का मतलब क्या होता है? बिचौलापना करना, मतलब कि बीच में आ जाना। बीच में कौन आ रहे थे? मान लीजिए किसी मंदिर का पुजारी। तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि भगवान जो है और जो वर्शिपर है, जो भक्त है, उसके बीच में पुजारी का कोई काम नहीं है। अब दोस्तों इसको भी जरा यहीं पे समझ लेते हैं क्योंकि आगे ये फिर से आएगा। देखिए, एक पुजारी का काम ये हो सकता है कि उसको संस्कृत की नॉलेज है, उसको काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज है, उसको मंत्र आते हैं, वो आपकी हेल्प कर देगा पूजा में, वो मंदिर को मेंटेन कर लेगा अच्छे से, है ना, मंदिर को मेंटेन रखेगा। वो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो वो कर सकता है, लेकिन ये कंपल्शन नहीं बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वर्शिपर है, जो भक्त है, वो अपने आप को थर्ड पार्टी सोचने लगे कि पहली पार्टी भगवान है, दूसरी पार्टी बीच में ये है और थर्ड पार्टी है वर्शिपर, जो भक्त है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए मीडिएशन के ये खिलाफ थे कि भगवान और पूजा जो भक्त है उसके बीच में कोई भी नहीं है। इसके बाद देखिए इन सोशल स्फेयर्स, सामाजिक तौर पे इन्होंने काम क्या किया। ये थे इनके सारे के सारे रिलीजियस वर्क्स। समाज के लिए क्या किया? कास्ट रिजिडिटी जो थी ना, मतलब कास्ट रिजिडिटी किसको बोलते हैं? कि बिल्कुल कट्टरवादी होना, कि ये जाति इस जाति के साथ खाना नहीं खाएगी, इस जाति को गांव से बाहर रखा जाएगा, ये जाति बस यही काम करेगी, इसके अलावा कोई काम नहीं करेगी। इसको बोलते हैं कास्ट रिजिडिटी, मतलब कि आप शिफ्ट नहीं हो सकते, आपको बांध दिया गया है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। फिर इन्होंने क्या किया? अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए काम किया, मतलब कि नारी के उत्थान के लिए। अब नारी के उत्थान में दोस्तों क्या आ सकता है कि सती प्रथा को बंद कराया जाए, है ना, जो बंगाल में काफ़ी ज़्यादा चलती थी। बंगाल में राजपुताना जो एरिया था उसमें, या जो अमीर जो घराने होते थे उनमें थोड़ी ज़्यादा चलती थी। तो सती प्रथा को बंद कराया जाए, जो महिलाएं हैं जो विधवा हो गई हैं उनकी दोबारा से शादी हो सके, उनको करियर परसू करने दिया जाए, एजुकेशन वगैरह उनको ग्रेस्प करने दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने काम किया, है ना। फिर है मॉडर्न एजुकेशन टू ऑल। इसके लिए इन्होंने काम किया कि हम मॉडर्न एजुकेशन पे हमें काम करना चाहिए, हमें साइंस को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो दुनिया साइंस की ही है। और आज आप वो देख सकते हैं 150 साल बाद सब कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होता जा रहा है और ये तेज़ी से चीज़ें बढ़ती जा रही है ना। फिर है इट इन्फ्लुएंस्ड द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडियंस। इसने इन्फ्लुएंस किया,
ये तो था कि ये क्या कर रहे थे, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका क्या योगदान था। तो हमारी जो बौद्धिक क्षमता थी उसको बढ़ाया, क्योंकि काफ़ी सारा ज्ञान दिया, काफ़ी सारी बहसें हुई, नॉलेज दी, स्पीचेस दी गई, है ना। हमारी जो सोसाइटल लाइफ थी, सामाजिक लाइफ, उसमें अच्छा काम किया। पॉलिटिकल लाइफ में पॉलिटिकली हमें अवेयर किया। बट इट मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड अर्बन पीपल्स, लेकिन मोस्टली किन को इन्फ्लुएंस किया? अर्बन पीपल्स को, है ना, जो आपके शहरी लोग थे। गांव में जो ब्रह्मो समाज था इसकी बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं थी। दोस्तों अब बात करते हैं, रिलीजियस रिफॉर्म वॉज बिगन इन बॉम्बे इन 1840 बाय परमहंसा मंडली विच एम्ड एट फाइटिंग आइडोलेट्री एंड दी कास्ट सिस्टम। जो आपका महाराष्ट्र का एरिया था, है ना, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मतलब कि अभी हम बात कर रहे थे, मान लीजिए ये हमारा ईस्ट, हम बंगाल की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेस्ट की, महाराष्ट्र वाला एरिया। इसमें 1840 में आपका यहाँ पे परमहंस मंडली एक करके एसोसिएशन बनी, उसने आइडोलेट्री और कास्ट सिस्टम के खिलाफ काम किया। स्पेशली कास्ट सिस्टम के लिए इन्होंने क्या काम किया, इसको समझना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। इनका तरीका था एक काम करने का, वो था कि हम जो अछूत लोग हैं, जो अनटचेबल्स हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ खाना खाएंगे। हम ऐसी जाति के साथ बैठ के खाना खाएंगे जिनके साथ बैठना प्रोहिबिटेड है। हम सारी जातियों को एक साथ बिठा के खाना खिलाएंगे। तो इससे क्या होता है, कास्ट रिजिडिटी तोड़ने की इन्होंने कोशिश की। ये इनका तरीका था, किसका? परमहंस मंडली का। फिर बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट और अर्लीस्ट महाराष्ट्र के एरिया में जो सोशल रिफॉर्मर थे वो थे गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। लोकहितवादी का मतलब है जो लोक, मतलब कि जो लोग हैं उनके हित में काम करने वाला इंसान, ठीक है। क्या किया इन्होंने? पावरफुल रेशनलिस्ट अटैक्स ऑन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी दोस्तों क्या होती है? किसी भी धर्म में कट्टरवादीपना, जिसको हम बोलते हैं कि बस यही होगा, इसके खिलाफ, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हम कुछ भी अपनी सहूलियत के हिसाब से इंटरप्रेट कर लेंगे, परिभाषा निकाल लेंगे, मीनिंग निकाल लेंगे धर्म के स्क्रिप्चर का, और फिर हम कुछ लोगों का शोषण करेंगे। तो ये जो ऑर्थोडॉक्सी थे उसके खिलाफ रैशनलिस्ट, मतलब कि काफ़ी तर्क लगा के, लॉजिक दे दे के, बहस करके काम किया, अटैक किया। एंड प्रीच्ड सोशो रिलीजियस इक्वेलिटी। इन्होंने क्या बोला कि धर्म में और समाज में सब बराबर हैं, कोई ना ऊपर है ना कोई नीचे है, ना कोई जाति, ना कोई अमीर ना गरीब, ना यहाँ पे जेंडर के आधार पे किसी का भी शोषण होगा। ही पुट वेरी टफ क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ पीपल। देखिए, जब आप किसी से बहस करते हैं तो आपके पास सबसे पहले तो लॉजिक होने चाहिए, है ना, वरना आप अगर बहस करने चले गए बिना मटेरियल के, आपके पास नॉलेज नहीं है और आप बहस करने चले गए तो आप वहां से हार के आओगे और फिर आगे आने वाले कोई आपसे मोटिवेट भी नहीं होंगे, है ना, आपको देख के। तो आप लॉजिक के साथ जाओगे, आप यहाँ पे टफ क्वेश्चंस रखोगे, बहस करोगे, तभी तो लोग समझ पाएंगे ना चीज़ों को। तो ये इनका तरीका था, किनका? लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज। देखिए, स्टार्टेड रिफॉर्मिंग हिंदू रिलीजन ऑन मॉडर्न लाइंस। जो मॉडर्न लाइंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? वही फिर से साइंस को पढ़ना, मानवतावाद को पढ़ना, लिबर्टी को जानना क्या होती है, डेमोक्रेसी को जानना, अधिकारों को जानना, इन सब चीज़ों के आधार पे यहाँ पे चलाने की कोशिश की गई। हिंदू धर्म को बदलाव लाने की कोशिश की गई। दे ऑल्सो प्रीच्ड वर्शिप ऑफ वन गॉड। इन्होंने भी बोला कि भगवान एक होते हैं, सुप्रीम गॉड, उनकी पूजा करो, ठीक है। ओपोज्ड कास्ट एंड प्रीस्टली डोमिनेशन। यहाँ पे इन्होंने बोला कि धर्म पे किसी एक कास्ट का या जो पुजारी वर्ग है उनका अधिकार नहीं हो सकता, उनकी सत्ता नहीं चलेगी, धर्म या समाज सभी के लिए बराबर है। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंदा के बारे में और स्वामी दयानंदा के बारे में। इनका जो इन्फ्लुएंस था ये ऑलमोस्ट पूरे नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया या आपका जो ईस्टर्न पार्ट है या वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था, इवन कुछ पार्ट ऑफ साउथ में भी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस। इनको जनक माना जाता है एक ग्रेट डिसाइपल का जो कि थे हमारे स्वामी विवेकानंदा, ठीक है। इनकी ये भी एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। तो रामकृष्ण जो थे ये क्या थे? वेरी सेंटली पर्सन, मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टाइप के पर्सन थे पूरी तरीके से।
इन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया कैसे? रिनंशिएशन से। रिनंशिएशन क्या होता है? त्याग करके, ठीक है ना, डिवोशन से और मेडिटेशन से। अब इनकी स्पेशलिटी क्या थी? ये रिलीजियस ट्रुथ को फाइंड कर रहे थे। ये इस समय पे देख रहे थे कि क्या सही है, क्या सच है, क्या क्रिश्चियनिटी सच है, बुद्धिज्म सच है, इस्लाम सच है, हिंदुइज्म सच है, असलियत में ये क्या है, फर्क क्या है, देखना चाह रहे थे। तो ये इन्होंने क्या करना शुरू किया? जो मुस्लिम सूफी संत वगैरह हुआ करते थे उनके साथ ये रहने लगे, देखने लगे ध्यान से उनके रिलीजन को। फिर जो क्रिश्चियन मिस्टिक्स थे, जो सूफी थे, जो रहस्यवादी टाइप के लोग थे, नॉट मिशनरीज, तो उनके साथ ये रहने लगे, क्रिश्चियनिटी को भी समझने लगे। तब जाके इनको समझ में आया रिलीजियस ट्रूथ। वो रिलीजियस ट्रूथ क्या था दोस्तों? कि एक सेकंड दोस्तों, वो रिलीजियस ट्रूथ था, सर्विसेज टू मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। मानव सेवा ही भगवान सेवा है। आ गया ना दोबारा से ह्यूमनिज्म वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको अभी बता रहा था, जो वेस्ट से आया था ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट, वो हमारे इंडिया में भी आ रहा था। खुद पे खुद कैसे आ रहा था? ये वाली रियलाइजेशन इनकी कि अगर आप मानव सेवा कर रहे हो तो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, क्योंकि मानव में भी तो भगवान है ना, ठीक है। इसके बाद है आफ्टर हिम हिज ग्रेट डिसाइपल स्वामी विवेकानंदा पॉपुलराइज्ड हिज टीचिंग्स एंड फाउंडेड रामाकृष्णा मिशन। अब एक गुरु की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि उनको कोई एक अच्छा डिसाइपल मिल जाए जो उनकी जो पूरी की पूरी धरोहर है उसको आगे लेके जाए, उनके आइडियाज़ को और ज़्यादा फैलाए। तो यहाँ पे इनको मिले थे स्वामी विवेकानंदा, ठीक है, नरेंद्रनाथ जो थे। तो उन्होंने जो रामकृष्ण की टीचिंग्स थी उनको काफ़ी ज़्यादा फैलाया, पॉपुलराइज किया। आज तक वो चल रही है, बहुत ज़्यादा उनको बढ़ा दिया वर्ल्ड वाइड ले जाके। और उन्होंने रामकृष्णा मिशन को फाउंड किया जो कि एक मठ है। चलिए अब देखते हैं स्वामी विवेकानंदा ने क्या किया। सबसे पहले ही बिलीव्ड इन सोशल एक्शन। देखिए इनके पास एक स्टोरी है, कुछ लोग गए, कुछ अमीर लोग थे, वो जाके वहाँ पे इनसे बात करने लगे कि हम एक धार्मिक प्रोग्राम अरेंज कराना चाहते हैं अपने एरिया में और आप आइए और वहाँ पे आप स्पीच वगैरह दीजिए। स्वामी विवेकानंद ने बोला कि आपके एरिया की मुझे एक खबर पता चली है कि वहाँ पे लोग भूखमरी से बहुत मर रहे हैं, तो आप सबसे पहले जाइए उनको खाना खिलाइए, सोशल वर्क कीजिए, उनको खाना खिलाइए, तभी तो जब उनका पेट भरा होगा तभी तो वो धर्म को भी समझ पाएंगे ना। तो सबसे बड़ी सर्विस कौन सी है? सोशल एक्शन। भूखे पेट कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये इनका यहाँ पे कहना था। फिर है प्रोक्लेम्ड वननेस ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड कंडेम्ड नैरोनेस। इन्होंने बोला सभी के सभी जो धर्म हैं वो एक हैं, बराबर है। यही रियलिटी है दोस्तों। लेकिन होता क्या है, जो फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं वो गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। किसी धर्म में ये बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है, ऐसे करके ही चलता रहता है। तो इन्होंने बोला जो ये संकीर्ण मानसिकता है ना कि मेरा धर्म ऊंचा है, मेरा धर्म ऊंचा है, तेरा धर्म ये, इससे हमें बचना होगा। 1898 में स्वामी विवेकानंदा लिखते हैं फॉर आवर ओन मदरलैंड, दैट इज़ हमारा जो देश है, जो हमारी भूमि है, हमारी जो भारत माँ है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? जंक्शन ऑफ द टू ग्रेट सिस्टम्स इज द ओनली होप। मतलब कि जब दो बड़े धर्म, मुख्य धाराएं आके मिलेगी ना, उसका जो जंक्शन होगा ये वाला, ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी होप है, उम्मीद है। वो कौन थे? हिंदुइज्म एंड इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग। उसके बाद ही डिक्लेयर्ड वेदांता एज फुली रेशनल सिस्टम। जो वेदों का अंत है, वेदांत जो कंक्लूजन है वेदों की, उसको इन्होंने करार दिया कि ये सबसे ज़्यादा तर्क संगत सिस्टम है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए, सबसे ज़्यादा रेशनल है, इसको गलती से भी गलत इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कंक्लूजन के तौर पे है, वेदांत है। ही क्रिटिसाइज्ड इंडियंस फॉर लॉस्टिंग है, यहाँ पे लिस्टिंग नहीं है, लॉस्टिंग टच विद द वर्ल्ड एंड बिकमिंग स्टैग्नेंट। इन्होंने हमारे देश के लोगों को, ये क्या करते थे, ये लेटर लिखा करते थे, ये वर्ल्ड के जिस भी कोने में रहते थे वहाँ से लेटर लिखा करते थे। सबसे ज़्यादा लेटर इन्होंने लिखे अपने एक शिष्य आला सिंगा को, ठीक है। तो ये जब भी बात करते थे सबसे ज़्यादा ये अपने ही देश के लोगों को, मतलब कि हमारे देश के लोगों को क्रिटिसाइज़ किया करते थे। किस चीज़ के लिए? कि हमने पूरी दुनिया से, पूरे विश्व से जो टच है उसको लॉस्ट क्यों कर दिया है। जैसे कि मान लीजिए एक नदी है, ये नदी है,
ठीक है। और ये यहाँ पे बीच में एक तालाब बना हुआ है इसकी बगल में, और ये नदी यहाँ से निकलती है। जब इस नदी में से फ्रेश वाटर निकलेगा तो वो इस तालाब के वाटर को भी फ्रेश करता रहेगा। एक तालाब है जो बिल्कुल अलग है, कोई गांव का तालाब है, उसका पानी आपने देखा होगा जो सड़ जाता है, तो जो अलग रह जाता है वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, वो कुछ सीख नहीं सकता किसी से भी। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो जंगल में जाके रहे, एक है जो अभी सोसाइटी में रह रहे, तो ये जो जंगल वाला इंसान है ये क्या सीख पाएगा दुनिया के बारे में। तो इन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया कि हम क्यों इतने पिछड़ रहे हैं, क्यों हम अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे हैं और सीख क्यों नहीं रहे हम दुनिया से, है ना। चलिए, ही कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम, हिंदू रिचुअल्स। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको पिछली स्लाइड में समझा चुका हूं, तो थोड़ा जल्दी बताता चलूंगा कि जो कास्ट सिस्टम था उसके खिलाफ काम किया, जो हमारे रिचुअल्स थे, जो अंधविश्वासी हमारी प्रथाएं चल रहे थे, अनुष्ठान, उनके खिलाफ, सेरेमनीज के खिलाफ। ही अर्ज्ड पीपल टू इम्बाइब लिबर्टी, इन्होंने बोला लिबर्टी के थॉट अपने अंदर लेके आओ। लिबर्टी के थॉट क्या क्या होते हैं कि आप कम से कम सोच में तो लिबरल हो जाओ, ताकि अच्छा सोच सको, खुल के सोच सको, तर्क संगत हो सको। इक्वेलिटी के ऊपर बात करो, फ्री थिंकिंग के ऊपर बात करो, ये इनके यहाँ पे बेसिकली इन्होंने प्रीच किया। फिर है रामाकृष्ण मिशन कैरिड सोशल सर्विसेज बाय ओपनिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेज। आज भी जो रामाकृष्ण मिशन है ये पूरे इंडिया में फैला हुआ है। सोशल सर्विस करते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, फ्री में शिक्षा देते हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, अनाथालय बनाए हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े मठ है, आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ही लेड एम्फेसिस नॉट ऑन पर्सनल सेल्वेशन बट ऑन सोशल गुड और सोशल सर्विस। इन्होंने यहाँ पे बोला कि मान लीजिए दो तरीके के लोग हो सकते हैं, एक है जो दुख में है, दुविधा में है, जिसका शोषण हो रहा है, वो काम करे यहाँ पे सोशल सेल्वेशन का, सिर्फ अपने लिए काम ना करे। एक ऐसा इंसान है जिसका कोई शोषण नहीं हो रहा है, वो अमीर है, वो भी सिर्फ अपनी भलाई के लिए काम ना करे, वो काम करे सामाजिक अच्छाई के लिए, सामाजिक सेवा के लिए, सामाजिक गुण के लिए, मतलब कि सबके लिए काम किया जाए। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक बात कही थी, ये मैं आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। ये क्या है, देयर इज अ डेंजर ऑफ आवर रिलीजन गेटिंग इनटू द किचन। एक बड़ा खतरा है कि हमारा जो धर्म है वो सिर्फ किचन में, रसोई में सिमट के ना रह जाए। ऐसा इन्होंने क्यों कहा था, इसकी बैकग्राउंड ये थी कि बात कर रहे थे अपने एक लेटर में, ये लिखते हैं कि हमारे धर्म में ये हो क्या रहा है कि लोग इस चीज़ पे सारा डिस्कशन कर रहे हैं कि हाथ लेफ्ट हैंड से खाना खाएं, राइट हैंड से, कोई काम राइट हैंड से करना शुभ है या लेफ्ट हैंड से, पानी कैसे पीना चाहिए, पानी कहाँ रखना चाहिए। सिर्फ क्या इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम रख के अपने जो बड़े मुद्दे हैं उनको भुला दें और अपने आप को बिल्कुल हम सॉफ्ट दिमाग का बना ले, जो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, बस इन्हीं चीज़ों में, बस इनमें अटक के रह गए हैं। ये कहते हैं ना तो हम वेदांतिस्ट हैं, ना तो हम वेदों को ही पूरी तरीके से फॉलो करने वाले रह गए हैं, ना पुराण्स को फॉलो करने वाले रह गए हैं, और ना तांत्रिक्स जो तंत्र विद्या है उनको फॉलो करने वाले रह गए हैं। हम बस क्या बन गए हैं, डोंट टचिस्ट्स, कि हमें मत छुओ। ये बात हो रही थी यहाँ पे जातिवाद के बारे में, अनटचेबल्स के बारे में, कि हम क्या बन के रह गए कि मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे प्रदूषित मत करो। फिर है आर रिलीजन इज इन द किचन, हमारा जो धर्म है वो पूरा बस किचन तक समझ के रह गया है। आवर गॉड इज द कुकिंग पोट, हमारे जो भगवान है वो आजकल हमारे कुकिंग पोट बन गए हैं। कुकिंग पोट से यहाँ पे इनका मतलब था कि एक घर में खाना बन रहा है, वो शुद्ध किस्म का खाना बन रहा है, ऊंची जात के घर में बन रहा है, तो उसमें कोई और नहीं खा सकता, या फिर हम किसी और के घर पे जाके नहीं खा सकते। एंड आवर रिलीजन इज डोंट टच मी आई एम होली, और हमारा धर्म क्या बन के रह गया, मुझे छूना मत, मैं तो होली हूँ। क्या धर्म कभी इतना नीचा या इतना छोटी चीज़ हो सकती है जो ये कहे कि मुझे छुओ मत। कुछ लोगों को मेरे से इंटरेक्ट करने का अधिकार नहीं है जाति के आधार पे, भगवानों से इंटरेक्ट करने का अधिकार नहीं है, मैं तो होली हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? क्या रिलीजन के लिए कोई अशुद्ध या शुद्ध होता है? इफ़ दिस गोज ऑन फॉर अनदर सेंचुरी, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर ये और अगली 100 सालों तक चल गया ना, तो एवरी वन ऑफ अस विल बी इन ल्यूनेटिक असाइलम, तो हम सभी के सभी एक तरीके से पागल खाने में चले जाएंगे, पागल हो जाएंगे। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं छोटे मोटे लेवल पे आपको देखने को भी मिलती है, हालांकि बहुत ज़्यादा सुधार अब हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज के बारे में। दोस्तों, ही फाउंडेड आर्य समाज इन 1875 एंड टुक द टास्क ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदुइज्म इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में हिंदू धर्म के लिए इन्होंने काम किया, उसको रिफॉर्म करने के लिए।
सबसे पहले जो पुजारी वर्ग था उनके ये बिल्कुल कट्टर विरोधी थे, उनके सख्त खिलाफ थे, ये उनको सेल्फिश कहा करते थे। एक जो पुजारी वर्ग है वो सेल्फिश कैसे हो सकता है? देखिए उस समय पे प्रैक्टिस क्या थी कि दो तरीके के दोस्तों राज हुआ करते थे। एक था जो राजा राज किया करता था, जो रूलर होता था। एक उससे भी बड़ा राज होता था कुछ पुजारियों का राज। वो कैसे राज करते थे? डर के, लोगों को डरा के। वो बोलते थे कि हमारे पास ये विद्या है, हमारे पास ये है, हमें ये देना पड़ेगा। इवन राजा भी उनसे डरते थे कि कहीं ये नाराज ना हो जाए। तो यहाँ पे इनको सेल्फिश पीपल कहा गया। सेल्फिश किस लिए? सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी कमाई के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए बाकी कुछ जातियों का शोषण करना, बाकी वर्गों का शोषण करना। ही रिगार्डेड वेदास एज इनफेलिएबल। इन्होंने कहा कि जो वेदास है ना वो अचूक है, वेदास के ऊपर ही हमें अपने आप को चलाना चाहिए, क्योंकि वेदास में कोई भी ऐसी गलत इंटरप्रिटेशन नहीं दी गई है। ही अटैक्ड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी एंड बिलीव दैट एवरी पर्सन हैड द राइट टू डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड। इन्होंने यहाँ पे जो हिंदू कट्टरवाद था उसके खिलाफ काम किया। देखिए आप यहाँ से एक चीज़ ये भी सीख पा रहे हैं कि जिस भी रिलीजन के लोग थे वो अपने ही रिलीजन को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। और यही तो ब्यूटी होती है ना कि अगर किसी धर्म को में रिफॉर्म लाना है, उसमें सुधार लाना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसमें न्यूनेस लानी है, अच्छे से उसको इंटरप्रेट करना है, तो उसी धर्म के लोगों को सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। दूसरे धर्म के जो लोग हैं, दूसरी प्रथा से चलने वाले जो लोग हैं, वो ना तो कर सकते हैं, ना ही उनको करने दिया जाएगा, फिर उनके ऊपर गालियाँ दी जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्सी जो थी उसके खिलाफ काम किया। और इन्होंने बोला कि हर एक इंसान जो भी है उसको भगवान से डायरेक्ट एक्सेस होनी चाहिए, कि वो सीधी पूजा करे या फिर वो सीधा भगवान को याद करे, किसी पुजारी के बीच में ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इन्होंने भी कास्ट सिस्टम, अब आप देख रहे हैं कि यही सारी चीज़ों के खिलाफ सभी ने काम किया, थोड़े बहुत तरीके में अलग था, क्योंकि ये कुछ हमारे समाज की बुरी प्रथाएं थी, तो सीधी सी बात है सभी को इनके लिए काम करना था। आइडोलेट्री के खिलाफ थे, रिचुअल्स के खिलाफ थे और प्रीस्टहुड के खिलाफ थे, पुजारियों के खिलाफ थे। फिर है फेवर्ड द स्टडी ऑफ वेस्टर्न साइंसेज, वही जो पीछे स्वामी विवेकानंद ने बोला, जो ब्रह्मो समाज में ने बोला कि वेस्टर्न साइंसेज को पढ़ना होगा। आइडिया क्या था कि जो हमारा इंडियन स्क्रिप्चर है, हमारी जो इंडियन गुरुकुल परंपरा है, उसको कपल कर दिया जाए वेस्टर्न साइंस के साथ, तो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा, ये इनका आइडिया था। और स्वामी विवेकानंद का भी हिज आइडियाज़ वर सिमिलर टू मैनी अदर रिफॉर्मर्स ऑफ दैट टाइम, ये मैंने बता दिया सभी के मिलते जुलते थे। लेटर हिज फॉलोवर लाला हरदयाल स्टार्टेड, ये यहाँ पे हैंडरेल नहीं है, ये है हरदयाल। तो इनके जो फॉलोअर थे लाला हरदयाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मॉडर्न स्कूल्स ऑन वेस्टर्न लाइन्स की शुरुआत करी, मतलब कि इंग्लिश जो स्कूल होते हैं बेसिकली उनकी, जिनको हम दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल बोलते हैं, DAV, ठीक है। फिर है आर्य समाजिस्ट्स, वर्कड फॉर वुमेन, जो आर्य समाज को फॉलो करने वाले लोग थे उन्होंने वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया, एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया और समाज में बराबरता, समानता लाने के लिए काफ़ी सारा काम किया। इन्होंने एक काम और भी किया, इट प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ हिंदूज टू अदर रिलीजन्स। देखिए उस समय पे सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन हिंदूज़ का हो रहा था वो हो रहा था क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियन मिशनरीज आते थे, सबसे ज़्यादा नंबर में पैसे लेके आते थे और वो और भी कई तरीक़ों से लोगों को भड़का के लोगों का धर्म परिवर्तन करते थे। इवन ऐसा भी होता था कि जो यहाँ पे स्वामी दयानंदा ने जो किताब लिखी थी, जो इन्होंने इनके स्क्रिप्चर थे बेसिकली, उन्हीं को मिस इंटरप्रेट करके, उन्हीं को गलत तरीके से समझा के भोले भाले लोगों को हिंदू धर्म ये छुड़वा रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरीज उस समय के। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड रिफॉर्म्स इन अदर रिलीजन्स। दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफी का क्या मतलब होता है उसको समझिए। थियोसॉफी का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। ब्रह्म ज्ञान को परसू करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही थी, ब्रह्म ज्ञान को पाने की कई तरीकों से। तो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी इसको फाउंड करने वाले कौन थे? वो थे फाउंडेड बाय मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कर्नल HS ओलकोट। कहाँ पे फाउंड की गई थी दोस्तों? ये यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ थे इंडिया में? आद्यार में, मद्रास में 1886 में जो खुला था। दोस्तों थियोसॉफिस्ट मूवमेंट जो थी ना वो इंडिया में ग्रो उसने करा एनी बेसेंट के अंडर। एनी बेसेंट उसको यहाँ पे लीड कर रही थी। शी केम टू इंडिया इन 1893।
दिस सोसाइटी अर्ज्ड टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द एंशियंट रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म एंड बुद्धिज्म। जब बात ब्रह्म ज्ञान की हो तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जो भी रिसर्च की और जो इन्होंने फाइंड आउट किया, इन्होंने जाना कि अगर ब्रह्म ज्ञान को पाना है ना तो वो इन 3 धर्मों से हम यहाँ पे पा सकते हैं, जो कि हिंदुइज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म पारसीज का और बुद्धिज्म। ये सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है और सबसे ओल्डेस्ट है तो काफ़ी सारा इनमें इवोल्व भी हुआ है, तो उसको देखते हुए हम यहाँ पे इससे ब्रह्म ज्ञान पा सकते हैं। इस थियोसॉफिकल मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं की इंडिया में, ना वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। लेकिन इसका एक बड़ा फ़ायदा इंडिया में ये हुआ क्योंकि हम लोगों की आदत है वेस्ट की तरफ ज़्यादा देखने की, है ना, कॉलोनियल माइंडसेट जिसको बोलते हैं। हम सोचते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिकन कंट्रीज़ जो कर रही हैं, स्पेशली अमेरिका और कनाडा, वो सबसे सुपीरियर है, वो सबसे ऊपर है। अगर वो हमारी किसी चीज़ को अच्छा बता दे तो वो अच्छी है, बुरा बता दे तो बुरी है। तो यहाँ पे हमारे जो धर्म के लोग थे ना, उन्होंने ये देखा कि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले जो फॉरेनर लोग हैं, ये हमारे हिंदू धर्म को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना, हमारी फिलोसॉफी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को फिर क्या हुआ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगा, इससे एक सेल्फ रिस्पेक्ट आने लगी कि हाँ हम भी किसी लायक हैं। दो विद फॉल्स प्राइड, लेकिन ये जो प्राइड था कैसा था, फॉल्स प्राइड था। किसी और के कहने पे आपको अगर प्राइड आए तो वो फॉल्स प्राइड ही होगा। फिर है बट वन अचीवमेंट ऑफ एनी बेसेंट वॉज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल हिंदू स्कूल। एक जो बड़ी अचीवमेंट थी यहाँ पे एनी बेसेंट की, वो क्या थी, एक सेंट्रल हिंदू स्कूल को ओपन करना। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ एक धर्म में प्रॉब्लम थी, नहीं, सभी धर्म में अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। स्पेशली जो इस्लाम और हिंदुइज्म है, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती थी। हिंदुइज्म में 1-2 एडिशनल प्रॉब्लम थी। सैयद अहमद खान जो थे, ये यहाँ पे इस्लाम के रिफॉर्मर थे, इनके बारे में हम बात करते हैं। शुरुआत में क्या होता है, इन स्टार्टिंग मुस्लिम्स टेंडेड टू अवॉइड वेस्टर्न एजुकेशन एंड थॉट बट आफ्टर 1857 रिवोल्ट दे बिगिन इट। शुरुआत में क्या हो रहा था, जो इस्लाम को बिलोंग करने वाले लोग थे, जो जनसंख्या थी, जो मुस्लिम्स थे, वो बोल रहे थे कि हम वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई और जब इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत को महसूस किया गया कि आपको भी अब वेस्टर्न एजुकेशन को ग्रैस्प करना पड़ेगा, आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको भी कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी लोगों से, मूवमेंट भी आगे आने वाले टाइम में होगी तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल, आपका जो दुश्मन है, अगर आपको उससे लड़ना है तो आपको उसके जितना नॉलेजेबल तो होना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 1857 के बाद इसकी शुरुआत हुई कि इस्लाम के जो लोग हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ने लगे, इंग्लिश एजुकेशन को। या फिर सैयद अहमद खान जो थे was the most important Muslim reformer and he tried to reconcile modern thoughts with Islam and disregarded all misinterpretation। इन्होंने 2 काम किए कि जो भी यहाँ पे मॉडर्न थॉट्स आ रहे थे ना, उनको इस्लाम से जोड़ना शुरू कर दिया, दोनों में एक मेल मिलाप सा बनाना शुरू कर दिया ताकि लोग उनको आसानी से समझ पाए। दूसरा, उन्होंने जितनी भी जो मिस इंटरप्रिटेशन थी इस्लाम की, जो गलत धारणाएं थी, जो कुछ लोगों ने झूठ बनाया हुआ था, गलत परिभाषित किया हुआ था, उनको भी डिसरिगार्ड किया, उनको भी ख़त्म करने की कोशिश की। ही स्ट्रगल अगेंस्ट कस्टम्स एंड इग्नोरेंस एंड अर्ज्ड क्रिटिकल अप्रोच, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड टॉलरेंस। सेम वही काम इन्होंने भी किया इस्लाम धर्म के अंदर कि जो ये कस्टम्स है ना, जो ये रिचुअल्स हैं, जो दकियानुसी है, जो यहाँ पे किसी एक वर्ग का शोषण कर रहे हैं, स्पेशली जैसे महिलाओं का मान लीजिए शोषण कर रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये जो इग्नोरेंस आ गई है ना, कि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, इसको दूर करने की इन्होंने कोशिश की और इन्होंने बोला कि क्रिटिकली सोचो, क्रिटिकली लॉजिक लगा के, ठीक है ना। थॉट्स में फ्रीडम लेके आओ, आज़ादी से, और टॉलरेंस मतलब कि औरों को भी टॉलरेट करना शुरू करो क्योंकि सभी धर्म बराबर है। हिज फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स। सब ये एजुकेशनिस्ट भी इनको बोला जाता है, ठीक है ना, रिफॉर्मर तो थे ही, एजुकेशनिस्ट भी थे। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा जो इनका मेन फोकस था वो था एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स एंड ही फाउंडेड मैनी स्कूल्स। काफ़ी सारे स्कूल्स की इन्होंने शुरुआत करी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे चलने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इन्होंने काफ़ी सारी किताबों को, जो वेस्टर्न बुक्स थी, उनको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया ताकि लोग पढ़ सके जिनको भाषा का कम ज्ञान है, दूसरी भाषा का। कंडेम्ड रिलीजियस बाइगोट्री एंड कम्युनल फ्रिक्शन। जो यहाँ पे धर्म के नाम पे
इस्लाम के अंदर ही जो भेदभाव हो रहा था लोगों के अंदर, जो फ्रिक्शन पैदा हो रहा था या दूसरे धर्मों के लोगों के साथ, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। ऑल्सो अपील टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो यहाँ पे इन्होंने भी बोला कि हिंदू और मुस्लिम्स को एक होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका एनिमी कॉमन है और अब आप एक लैंड के, एक मदरलैंड के ही वासी हो चुके हो। डोर्स ऑफ हिज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वर ओपन फॉर ऑल। इनके जो इंस्टीट्यूशंस थे उसमें सब पढ़ सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं था। बट इन हिज लेटर लाइफ ही स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ हिंदू डोमिनेशन टू स्टॉप हिज फॉलोअर्स गोइंग टुवार्ड्स नेशनल मूवमेंट। दोस्तों मैंने आपको बताया ये थे एजुकेशनिस्ट। इनका बस एक मोटिव था कि कैसे लोगों में, जो इस्लाम के लोग हैं उनमें एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। तो इन्होंने देखा कि अगर मेरे धर्म के जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे और उस पढ़ाई लिखाई के चलते हुए वो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, और अंग्रेज़ों को अगर ऐसा लगा कि अब ये मुसलमान लोग जो हैं वो पढ़ रहे हैं, इस वजह से नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो सबसे पहले इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और जो इनकी पूरी मुहिम थी उसको बर्बाद कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि टॉकिंग ऑफ हिंदू डोमिनेशन, इन्होंने यहाँ पे बोलना शुरू किया कि हिंदू डोमिनेशन जो है ये गलत है और ये सत्ता, हिंदू सत्ता नहीं होनी चाहिए। तो ताकि इन्होंने देखा कि जो नेशनल मूवमेंट है ना, इन्होंने अपने लोगों को बताना शुरू किया जो ये राष्ट्रवादी आंदोलन है ये हिंदू लोगों का है, आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि इनकी मूवमेंट बची रहे। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये आइडिया था ना, यही कहीं ना कहीं बिखरने लगा एजुकेशन का। ऐसी एजुकेशन का फिर क्या ही फायदा है ना। He was of the opinion that time has not come. We need more education. British are more powerful, so we should wait. इनका ये मानना था, ओपिनियन थी कि अभी सही समय नहीं आया है, हमें और ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है मुस्लिम्स के लिए, और अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो हमें क्रश कर सकते हैं, तो हमें अभी वेट करना चाहिए। इसके बाद था दोस्तों, ही वॉन्टेड टू सेव हीज एजुकेशनल मूवमेंट। ये मैंने आपको बता दिया, ये अपनी एजुकेशनल मूवमेंट को बचाना चाहते थे। इवन टू सेव हीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ही गेव अप रिलीजियस रिफॉर्म्स। सिर्फ अपनी मूवमेंट को बचाने के लिए कि लोग साइंस पढ़ ले, इसके लिए इन्होंने जो धार्मिक मूवमेंट थी ना कि हिंदूज के साथ मिल के चलना है, दोनों धर्म को मिल के चलना है और सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, इन सब चीज़ों को भी इन्होंने फिर बंद ही कर दिया ताकि लोग इकट्ठे ना हो सके। सो सम ऑफ हिज एक्शंस वर पॉलिटिकल एरर्स एंड दे समवट लीड टू कम्युनलिज्म। तो यहाँ पे इनके जो एक्शंस थे ना कुछ, वो क्या हो गए, वो राजनीतिक गलतियाँ साबित हुए, पॉलिटिकल एरर्स बन गए और इन्होंने कम्युनलिज्म को यहाँ पे थोड़ा बढ़ावा दिया। ही ऑल्सो वर्कड फॉर सोशल रिफॉर्म्स। इन्होंने यहाँ पे सामाजिक रिफॉर्म्स के लिए भी काम किया, जैसे कि लाइक एजुकेशन फॉर वुमेन्स, औरतों के लिए पढ़ाई का अधिकार, एंड देयर स्टेटस, रिमूवल ऑफ पर्दा, पर्दे को बंद किया जाए, एंड कंडेम द पॉलीगामी एंड इजी डाइवोर्स। आज की भी जो सोशल एविल है अगर आप देखेंगे इस्लाम में, उन जो कुछ कंट्रीज़ में है, स्पेशली अगर आप आज के तालिबान में देखें, तो उन सब चीज़ों के खिलाफ ये 150 साल पहले काम कर रहे थे कि एक से ज़्यादा शादी ना करें, एक महिला से ज़्यादा। ये जो 3 तलाक है, ये ऐसा कोई तलाक ना हो, इतनी ईजिली किसी महिला को बेघर कर दिया जाए, ऐसा ना हो। दोस्तों फिर बात करते हैं पारसीज के बारे में। देखिए, रिलीजियस रिफॉर्म्स स्टार्टेड अमंग पारसीज इन बॉम्बे इन 1850s। सभी धर्मों को थोड़ी थोड़ी, किसी को ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत थी, तो 1850 में जो बॉम्बे में पारसी समुदाय था उन्होंने भी अपने बदलाव शुरू किए। इन रिफॉर्म्स दे इनिशिएटेड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पारसी सोशल कस्टम। तो सबसे पहले तो इनके जो खुद के कस्टम थे धार्मिक, उनमें इन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया, बदलाव लाने शुरू किए, जो भी एक मानवतावाद के सिद्धांत के खिलाफ रहे होंगे। वुमेन एजुकेशन के लिए इन्होंने भी काम किया यहाँ पे, एंड मैरिज शादियों के लिए। द पारसीज बिकेम सोशली द मोस्ट वेस्टर्नाइज्ड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखिए, काफ़ी कम मात्रा में लोग थे, एक लीडर की बात सुन के ही सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते थे काफ़ी ईजिली। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा वेस्टर्नाइज हमारे इंडिया की सोसाइटी बन गई। ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्म्स अमंग सिख स्टार्टेड विद द स्टार्टिंग ऑफ खालसा कॉलेज। जो हमारा सिख धर्म है उसमें जो रिफॉर्म्स की स्टार्टिंग हुई वो कब हुई, जब खालसा कॉलेज को यहाँ पे शुरू किया गया और अकाली मूवमेंट चली 1920 में। मेन एम क्या था इसका, टू रिमूव करप्ट मेहनती फ्रॉम गुरुद्वारा। जो गुरुद्वार में जो मेहनती होते थे, करप्ट रहे होंगे, तो उनको यहाँ पे बदलाव करने, उनको हटाने की कोशिश की गई और उनको हटाया गया। कॉन्सिक्वेंटली दे स्टार्टेड सत्याग्रह एंड फोर्स्ड गवर्नमेंट फॉर देयर एड।
यहाँ पे इन्होंने आंदोलन शुरू किए, सत्याग्रह शुरू किया और सरकार को मजबूर किया गया कि यहाँ पे एड दी जाए, मदद दी जाए गुरुद्वारा कमेटीज़ को। इस तरीके से गवर्नमेंट पास्ड सिख गुरुद्वारा एक्ट इन 1922 और 1922 में इन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया, यहाँ पे मजबूर कर दिया कि हमारे लिए एक एक्ट लेके आए जिसमें हमारे धर्म को प्रोटेक्ट किया जाए। दोस्तों इसके बाद है यहाँ पे रेशनलिस्ट एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेज इन रिलीजियस रिफॉर्म्स। हमने अभी तक बात की किसने क्या किया, किस धर्म में क्या हुआ, लेकिन उसके नींव क्या थी, बेस क्या थे, वो समझते हैं जरा। सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको बता दिया। रेशनलिस्ट का मतलब होता है तर्क लगाना, रीज़न लगाना, उसमें लॉजिक लगाना, बहस करना। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानव से ऊपर कुछ नहीं है और मानव सेवा के लिए ही सब कुछ होना चाहिए, चाहे फिर वो धर्म ही हो। तो यहाँ पे टू मोस्ट कॉमन बेसिस ये थे रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए मॉडर्न टाइम्स में, रैशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। ठीक है, इसके बाद देखिए रैशनल एस्पेक्ट क्या था। अबेंडेंड प्रिंसिपल्स ऑफ होली बुक्स बाय लॉजिक, साइंस एंड रेशनैलिटी। जो भी कोई ऐसे हमारी होली बुक्स में किसी भी धर्म में ऐसी चीज़ें थी जो समाज के खिलाफ जा रही थी, उसको लॉजिक लगा के, साइंस लगा के, रैशनैलिटी लगा के ख़त्म कर दिया गया, मिस इंटरप्रिटेशंस को स्पेशली। सम रिफॉर्मिस्ट्स अपील्ड दैट दे वर रिवाइविंग प्योर डॉक्ट्राइन्स, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, बट रेशनली पास्ट कुड नॉट बी रिवाइव्ड एंड ह्यूमन शुड गो विद द प्रेजेंट बाय पुटिंग लॉजिक। कुछ हमारे जो बदलाव लाने वाले लोग थे वो ये कह रहे थे कि जो ओल्ड रिलीजन है, जो ओल्ड मान्यताएं हैं, हम उन्हीं को रिवाइव कर रहे हैं, उन्हीं डॉक्ट्राइन्स को बदल रहे हैं, उन मान्यताओं को बदल रहे हैं, प्रैक्टिसेस को बदल रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था और ऐसा हो भी नहीं सकता था। रेशनली अगर हम देखें तो हम किसी भी जो बैड चीज़ है उसको रिवाइव थोड़ी कर सकते हैं, हम नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं या दूसरे तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। इन दीज रिफॉर्म्स वट एवर रिलीजियस मैटर फाउंड अनसाइंटिफिक। जब ये रिफॉर्म हो रहे थे तो जो भी ऐसी धार्मिक चीज़ें थी जो अनसाइंटिफिक लग रही थी कि ये तो बेकार है, तो किसी काम की नहीं है, उनको हटाया जा रहा था, उनको मिस इंटरप्रिटेशन के तौर पे देखा जा रहा था। फॉर सच थिंग्स रिफॉर्म्स ऑल्सो केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद ऑर्थोडॉक्स। जब आप मान लीजिए दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप है मान लीजिए ऑर्थोडॉक्स जो थे, जो पुजारी वगैरह रहे होंगे, एक है वो ग्रुप जिसका शोषण हो रहा है। अब जब आप इस ग्रुप का यहाँ पे उत्थान करने की कोशिश करोगे तो आप इसके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आओगे ही। फिर है ह्यूमनिस्ट एस्पेक्ट, मानवतावाद का एस्पेक्ट क्या था। अटैक्स ऑन प्रीस्टहुड एंड रिचुअल्स। प्रीस्टहुड पे अटैक इसलिए था कि भाई सभी जो लोग हैं वो बराबर है, सभी समान है, तो आप पहली बात तो क्यों कास्ट में उनको डिवाइड कर रहे हो और आप क्यों यहाँ पे बिचौलिए बन रहे हो, है ना। एंड एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रीजन वाइल इंटरप्रेटिंग दी स्क्रिप्चर्स। और यहाँ पे फिर बोला गया कि जो इंसान का जो तर्क की क्षमता है ना वो काफ़ी है और हम खुद यहाँ पे अपने स्क्रिप्चर्स को इंटरप्रेट कर लेंगे। एम्फेसिस ऑन ह्यूमन मोरालिटी, जो मानव सदाचार एक होता है ना, उस पे एम्फेसिस किया गया कि आप इंसान होने के तौर पे आप में जो अच्छी क्वालिटीज़ आ सकती हैं, जो मोरालिटी आ सकती है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। दोस्तों, इन इंटरप्रेटिंग रिलीजियस पास्ट in modern rational terms, reformists weed out many religious beliefs and practices, hence feeding self-respect and confidence of Indians। जब यहाँ पे जो हमारे रिफॉर्मर्स थे उन्होंने धर्म की बुरी चीज़ों को हटा दिया, निकाल दिया, जो बैड बिलीफ थी, प्रैक्टिसेस थी, तो उससे क्या हुआ, हमारे धर्म के लोगों में सभी के अंदर एक प्राइड आने लगा, कॉन्फिडेंस आने लगा। अब जब किसी एक ग्रुप का, जेंडर का या कास्ट का शोषण नहीं हो रहा है और धर्म अब उनके लिए भी काम कर रहा है, तो वो उनको भी यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस की फीलिंग आएगी, एक वो भी अपने धर्म को प्यार करना शुरू करेंगे, उसमें प्राइड लेना शुरू करेंगे। तो ये यहाँ पे एक अचीवमेंट थी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है कंक्लूजन्स ऑन रिलीजियस रिफॉर्म्स। ये जो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे इन पे क्या कह सकते हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे दोस्तों, इसको समझिए। नाउ इंडिया इन टर्म्स विद मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो हमने धार्मिक बदलाव किए थे ना, इसकी वजह से पहली बात तो अब इंडिया भी कदम से कदम मिला के चल रहा था मॉडर्न वर्ल्ड के साथ। अब यहाँ पे भी हम ज़्यादा शोषण नहीं कर रहे थे, शोषण करने से बच रहे थे, सभी वर्ग बराबर आ रहे थे। इकोनॉमी उससे शायद थोड़ा अच्छा काम करना शुरू करने ही वाली थी, जो बाद में जाके आज़ादी के बाद किया भी, तो हम काफ़ी ठीक हो गए थे। फिर है रिकास्ट ऑफ ओल्ड रिलीजन्स टू सूट न्यू सोशल नीड्स।
हमारे जो ओल्ड रिलीजन है उन्हीं की हेल्प ली गई, नई ज़रूरतों को, जो नई सामाजिक ज़रूरतें हैं उनको समझने के लिए, पूरा करने के लिए। अगर आप बोलते हैं यहाँ पे कोई रिफॉर्मिस्ट कि पूरे धर्म को हटा दो और एक नई पद्धति लेके आएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं था। मैक्सिमम लोग धर्म को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, तो धर्म को ही रिकास्ट कर दिया गया नई सामाजिक ज़रूरतों के लिए। एक्सेप्टेंस ऑफ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस को एक्सेप्ट किया गया यहाँ पे। इससे पहले माना जाता था कि मॉडर्न साइंस जो है वो धर्म के खिलाफ है, लेकिन अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल गई। सुटेबली इंटरप्रेटेड द स्क्रिप्चर्स, जैसी सहूलियत थी वैसे ही इंसानों की भलाई के लिए स्क्रिप्चर्स को इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया गया। अब फॉर एग्जांपल वही तालिबान है, तालिबान ने भी वही इस्लाम पढ़ा है, और यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, जो दुबई अबू धाबी के लोग हैं, उन्होंने भी वही बुक्स पढ़ी हैं, और ईरान ने भी। तीनों ही कंट्री टोटली डिफरेंस है, तीनों की अप्रोच टोटली डिफरेंस है। तो अगर आपको बुरा करना है तो भी आप धर्म को किसी भी तरीके से परिभाषित कीजिए, लाइनों को जो लिखी हुई है। अच्छा करना है तो भी किसी भी तरीके से आप यहाँ पे परिभाषित कीजिए। फिर है न्यू नेशनल एंड सेकुलर आउटलुक इंस्टेड ऑफ नैरोनेस। अब यहाँ पे जब क्योंकि सभी लोगों को समानता मिलने लगी, धर्म के नाम पे चीज़ों को दूर किया गया। पूरी तरीके से तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी भारी प्रभाव पड़ गया था, है ना। तो एक न्यू नेशनल आइडेंटिटी लोगों के मन में आने लगी, सभी राष्ट्रवाद से जुड़ने लगे, सभी अपने आप को एक बड़ी चीज़ का हिस्सा मानने लगे। एंडेड द कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन विद द वर्ल्ड। इसकी वजह से क्या हुआ, जब हम पढ़ने लगे और जब हम और ज़्यादा पढ़ने के लिए बाहर जाने लगे, तो क्या हुआ, जो हमारा कल्चरल और इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन था ना, कि हम अलग थलग पड़े हुए थे पूरे वर्ल्ड से, पूरा वर्ल्ड किसी और स्पीड से ही आगे बढ़ रहा था और हम किसी और स्पीड से, वो भी ख़त्म हो गया। नाउ इंडियंस नो लॉन्गर वोव्ड बाय वेस्ट। अब ये वो समय आ गया था कि इंडियंस जो थे वो पहले वेस्ट की चीज़ों को देख देख के बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हो जाया करते थे, एकदम अचंभे में हो जाया करते थे कि ये क्या है। उन चीज़ों में भी कमी आने लगी क्योंकि हमारा खुद का प्राइड अब जागने लगा था, है ना। अब इसके देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें कुछ बुरा भी था। यस, कुछ चीज़ें इसमें बुरी भी थी। सबसे पहले कैटर्ड ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल। इसने स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल को फ़ायदा पहुंचाया, पूरे देश में पहुंचाया, लेकिन हर इंसान तक नहीं पहुंचाया। दूसरा है बैड इम्पैक्ट इन लुकिंग बैकवर्ड। देखिए, जब आप पीछे देखते हो तो हमने कुछ फ़ायदे भी किए, लेकिन कुछ बुरे परिणाम भी हमारे सामने निकल के आए। पीछे मतलब जब अपने धर्म की तरफ देखते हो या उसकी कमियों की तरफ देखते हो। द फीलिंग ऑफ फॉल्स प्राइड वेंट अगेंस्ट द रिफॉर्म देमसेल्व्स। जब लोगों ने प्राइड लेना शुरू किया, कॉन्फिडेंस लेना शुरू किया, तो उनको जो बुरी चीज़ें बची हुई थी ना धर्म में, वो भी उनको अच्छी लगने लगी। जो समाज में बुरी चीज़ें थी वो भी उनको अच्छी लगने लगी। तो ये यहाँ पे रिफॉर्म के ही खिलाफ हो गया। मच प्रेज ऑफ एंशिएंट टाइम्स वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाय लोअर कास्ट। दोस्तों, जब हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे, जब ये बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे थे एंशिएंट पीरियड की, सबसे पुराना हमारा जो भारत का काल था उसकी, तो जो लोअर कास्ट के लोग थे वो इसके बिल्कुल खिलाफ हो रहे थे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बुरा किया गया था, बुरा बिहेवियर या जो बुरे बिहेवियर की शुरुआत हुई थी, वो लोअर कास्ट के साथ उसी समय में हुई थी। तो उसकी बड़ाई यहाँ पे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक डिवाइड आने लगा, डिवाइड इन रिलीजन्स एंड कास्ट। यहाँ पे इससे क्या हुआ कि जब आप एक धर्म की बड़ाई कर रहे हो, यहाँ पे जब एंशिएंट की ही सारी बड़ाई होती जा रही है, मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, एक ही धर्म की बड़ाई हो रही है, तो मिडिवल पीरियड को आपने छोड़ दिया, जो इस्लामिक पीरियड इंडिया में है, इस्लामिक रूल का। तो जो इस्लाम धर्म के लोग थे वो अपने आप को इस चीज़ से अलग मानने लगे कि ये तो अपनी बड़ाई कर रहे हैं, हमसे तो रिलेटेड है ही नहीं। और जो कास्ट थी वो भी लोअर कास्ट, मैंने आपको यहाँ पे बताया, वो भी ऐसे ही मानने लगी। ड्यू टू लिमिटेड एंशिएंट पीरियड ओनली बैड इम्पैक्ट ऑन अदर्स। तो इससे क्या हुआ, बाकियों पे बैड इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि हमने अपनी बड़ाइयों को एंशिएंट तक ही लिमिट रखा, हमने आगे तक उसको नहीं लेके आए, मिडिवल तक। फाइंडिंग ऑफ गोल्डन एज सो लेस एक्सेप्टेंस ऑफ मॉडर्न एज। अब हमारे जो रिफॉर्मर थे वो क्या कह रहे थे कि वो हमारा गोल्डन पीरियड था एंशिएंट टाइम में। तो जब गोल्डन पीरियड था तो फिर ये मॉडर्न साइंस की ज़रूरत क्या है, दोबारा गोल्डन पीरियड में ही चलते हैं। तो लोगों ने यहाँ पे देखा कि जब गोल्डन पीरियड पहले था और पहले तो साइंस नहीं थी, तो अब साइंस की क्या ज़रूरत है, समझ गए आप। इसके बाद है एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड नॉट ऑन कॉमन हेरिटेज।
तो मैंने आपको बता दिया कुछ चीज़ों के ऊपर एम्फेसिस किया गया, कुछ हेरिटेज के ऊपर, धरोहर के ऊपर ध्यान दिया गया, बाकी को छोड़ दिया गया। जो छोड़ दी गई उससे रिलेटेड जो लोग थे वो खिलाफ होने लगे। एक नोट है आपके लिए, बट एज वेरी लेस परसेंटेज ऑफ इंडियंस वॉज इम्पैक्टेड बाय दीज मूवमेंट्स रिमेन्ड पीपल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स वर स्टिल लिविंग इन दी हार्मनी। दोस्तों ये मूवमेंट जिन लोगों तक पहुंच रही थी उन्हीं के ऊपर इम्पैक्ट थे, चाहे पॉजिटिव भी चाहे नेगेटिव भी। लेकिन जो भारी मात्रा में रूरल मासिस थे, रूरल इंडिया जो हमारा था, वहाँ पे लोग अभी भी हार्मनी से रह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट इतनी आसानी से नहीं पहुँचता था। फिर है रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वर्कड बोथ वे इन अराइज ऑफ नेशनलिज्म एंड टू सम एक्सटेंट इन कम्युनलिज्म। तो इससे कहीं ना कहीं नेशनलिज्म भी बढ़ा लेकिन कम्युनलिज्म भी बढ़ा। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है सोशल रिफॉर्म्स। अभी तक हमने बात करी धर्म के बारे में। धर्म को ही गलत तरीके से परिभाषित करके समाज को खराब किया जाता है, समाज के कुछ वर्गों का नाश करके। तो सोशल रिफॉर्म्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, जो महिलाएं थी और कास्ट, दो सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम थी भारत की, हमारे हिंदुइज्म की, वो थी या तो महिलाएं या फिर कास्ट की प्रॉब्लम। तो इनका उत्थान कैसे हुआ वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। नाउ विद न्यू एजुकेशन, दोस्तों क्योंकि न्यू एजुकेशन आ गई थी, नो टॉलरेंस ऑफ आउटडेटेड एंड डिसह्यूमनाइजिंग कस्टम्स। अब यहाँ पे लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे थे ये जो आउटडेटेड डिह्यूमनाइजिंग कस्टम्स थे ना, लोगों से मैला डुलवाना, मंदिरों तक नहीं जाने देना, शोषण करना, कि वो अपने शरीर पे एक बाजा या बैंड सा कुछ लेके घूमेंगे, ढोलक वगैरह, ताकि पता चल जाए कि एक अनटचेबल आ रहा है। ये सब चीज़ें जो थी ना, अब इनके खिलाफ लोग जाने लगे। दीज रिफॉर्म्स वर इंस्पायर्ड बाय ह्यूमनिस्टिक आइडियल्स एंड इक्वल वर्थ। ये जो रिफॉर्म थे ये किससे इंस्पायर्ड थे? वही मानवतावाद और सभी को बराबर का अधिकार, कोई नीचे नहीं कोई ऊपर नहीं, इस चीज़ के लिए। सोशल रिफॉर्म्स वर कनेक्टेड टू रिलीजियस रिफॉर्म्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सोशल रिफॉर्म्स कहाँ से आते हैं? जब आपके धर्म में कोई गलत चीज़ें होती हैं तो उसका प्रभाव भी सोसाइटी पे पड़ता है, जब अच्छी चीज़ें होती है तो उसका प्रभाव भी सोसाइटी पे पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो अल्टीमेटली सीधी धर्म से ही जुड़ी हुई है और हमारी डेली लाइफ में उसका सीधा इम्पैक्ट है। इन 20th सेंचुरी नेशनल मूवमेंट प्रोपेगेटेड सोशल रिफॉर्म। तो ये जो नेशनल मूवमेंट हमारी चल रही थी 1850 के बाद में, इसने देख लिया था कि सभी समाज के वर्गों को बराबर लाना होगा, तभी अंग्रेजों से लड़ पाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की शुरुआत कर दी। रिफॉर्मर्स क्या माध्यम इस्तेमाल करते थे? ये थे नोवेल्स, ड्रामा, मतलब कि मंच लगा के और अच्छी वहाँ पे ड्रामा क्रिएट करना, गांव में लोगों को सिखाना उसके जरिए, है ना। सिनेमा हॉल तो हुआ नहीं करते थे उस टाइम पे। फिर आपका हो गया पोइट्री, कविताओं से लोगों को समझाना, कहानियों से, प्रेस मतलब कि अखबारों में, मैगजीन में पोस्टर वगैरह छपवाना, एंड लेटर फिल्म्स टू प्रोपेगेट सोशल रिफॉर्म्स। और बाद में फिल्मों का इस्तेमाल किया गया सोशल बदलाव लाने के लिए। दोस्तों 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म्स वर कनेक्टेड टू रिलीजन बट लेटर दे वर सेकुलर। मैंने बता दिया कि 19वीं सदी तक जो सोशल रिफॉर्म थे ना वो धर्म से रिलेटेड थे, आगे चल के ये सेकुलर होने लगे। सेकुलर कब होने लगे? अब यहाँ पे बस सीधी सीधी बात हो रही थी वेस्टर्न थॉट्स की, ठीक है ना, कि धर्म की भी क्या ज़रूरत है इस चीज़ में, लोग तो बराबर ही है ना सब, औरत अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ सकती, या कोई जो जाति है वो क्यों नहीं लड़ सकती। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे सेकुलरिज्म इनमें आने लगा। टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स वर, जो दो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव थे, एम्स थी, वो थी सबसे पहले महिलाओं का उत्थान करना और जो अनटचेबिलिटी है उसको हटाना। प्रॉब्लम्स एंड कंडीशंस ऑफ वुमेन, महिलाओं की सारी दिक्कतें क्या थी वो इस एक स्लाइड में आपके सामने है। क्या कंडीशन थी समझिए। सबसे पहले सदियों से, सेंचुरी से जो महिला है उसको सबऑर्डिनेट बना दिया गया था अपने पति के, मैन के, कि जो घर में सारी कमांड है वो आदमी के हाथ में रहेगी और जो महिला है वो एक तरीके से उससे नीचे है, उसकी सबऑर्डिनेट है। और ये सैंक्शन कैसे लगाए गए थे? धर्म के आधार पे। कंडीशंस ऑफ क्लास वुमन वाज वर्स देन पुअर कंडीशंस ऑफ अपर क्लास वुमेन वाज वर्स देन पुअर वंस। देखिए होता क्या था, जो रईस महिलाएं थी ना उनका तो सबसे बुरा हाल था। उनको रखा जाता था मोम की गुड़िया बना के, बिल्कुल, है ना, उनको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता था।
इवन जो आपकी गरीब महिलाएं थी ना, उनको फिर भी मजबूरी में जाके खेतों में काम करना पड़ता था, जानवरों का काम करना पड़ता था, पैसा कमाना पड़ता था। लेकिन जो अमीर घरों में महिलाएं थी उनको पूरी तरीके से एक गुड़िया के तौर पे यहाँ पे रखा जाता था, कोई लिबर्टी नहीं थी। वुमन डिड नॉट हैव हर ओन पर्सनैलिटी, जो महिला थी उसकी कोई खुद की पर्सनैलिटी नहीं थी, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं थी। शी वॉज जस्ट अ एक्सप्रेशन ऑफ हर मैन एंड जस्ट अ हाउस वाइफ, ठीक है। पोलीगामी वॉज प्रिवेलेंट, उस समय पे पोलीगामी प्रिवेलेंट थी, चाहे हिंदुइज्म में ही ले लीजिए, लोग 2-2 3-3 शादियां कर लिया करते थे। फिर है पर्दा सिस्टम, पर्दा सिस्टम मतलब कि पर्दे में रहना, चाहे वो इस्लाम हो चाहे हिंदुइज्म हो। फिर है अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड मैरिज। दोस्तों एक होती है चाइल्ड मैरिज, 12 साल में शादी करती, एक होती है अर्ली मैरिज मतलब कि अडल्टहुड में तो आ गए, लेकिन आगे आपको और कुछ नहीं करने दिया जाएगा और जल्दी से आपकी शादी करा दी जाएगी। विडोज कुड नॉट रीमैरी एंड फोर्स टू लिव अ रेस्ट्रिक्टेड लाइफ, जो विधवा महिला हुआ करती थी उनको दोबारा शादी करने का कोई अधिकार नहीं था और उनको बोला जाता था कि तुम्हारी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी बस परिवार की सेवा में बीतेगी, तुम्हें लाइफ जीने का अधिकार नहीं है, एक किस्म के कपड़े पहनने हैं आपको और आपको बस घर के अंदर रहना है और सेवा करनी है, अब आपकी यही लाइफ है। सती की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा थी, स्पेशली अपर क्लासेस में ये प्रॉब्लम ज़्यादा थी कि महिलाओं को सती कर दिया जाता था उसके हस्बैंड के साथ। नो इनहेरिट राइट इन प्रॉपर्टी, जन्म के आधार पे आपके कोई प्रॉपर्टी में राइट नहीं थे। कंडीशंस ऑफ मुस्लिम विडोज़ वर ऑल्सो वर्स्ट, जो मुस्लिम विडोज़ थी या मुस्लिम महिलाएं थी जो विडोज़ नहीं भी थी उनकी कंडीशन भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरी थी यहाँ पे। इकोनॉमी एंड सोशली डिपेंडेंट ऑन मैन, देखिए ना आपको प्रॉपर्टी में राइट है, ना आपको जीने के अधिकार है, ना आपके पास इकोनॉमिकली कोई पावर है, ना सोशली आपकी कोई पहचान है, तो इंसान होने का मतलब ही क्या रह गया यहाँ पे, है ना। तो ये काफ़ी बुरी कंडीशन थी उस समय पे। फिर है नो एजुकेशन, एजुकेशन का भी अधिकार नहीं था, अगर एजुकेशन आ जाती तो धीरे धीरे करके ये सब भी आ जाता और फिर बाद में ऐसा ही हुआ। अगर आप किसी को अनपढ़ रखेंगे, आप उसके दिमाग को इवॉल्व ही नहीं होने देंगे तो आप उसको अपना गुलाम बना के रख सकते हैं, है ना। अब दोस्तों बात करते हैं महिलाओं के उत्थान के बारे में। क्या हुआ, प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी ना। देखिए जो मूवमेंट्स थी ना वो स्टार्ट हुई ह्यूमैनिटेरियन एंड इगैलिटेरियन बेसिस पे। जब बात करते हैं मानवतावाद की तो उसमें सिर्फ मेल्स तो आते नहीं हैं, उसमें महिलाएं भी आती हैं, उसमें ट्रांसजेंडर भी आते हैं। तो यहाँ पे बात हुई कि सभी लोग बराबर हैं और सारी चीज़ों को केटर जब लोगों को ही करना है तो उसमें महिलाएं भी हैं और सभी यहाँ पे इगैलिटेरियन सोसाइटी में बनानी है, मतलब कि सभी को समानता का अधिकार देना है, ये बेसिस थे। फिर है रिफॉर्मिस्ट डिक्लेयर्ड दैट ट्रू रिलीजन असाइंड वुमन अ हाई सोशल पोजीशन। हमारे जो रिफॉर्मर्स थे ना, जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनका रुतबा अच्छा था, उनकी से थी, वो जो कहते थे वो बात दूर तक जाती थी। जब उन्होंने बोला कि हमने भी धर्म को पढ़ा है, हमने भी स्क्रिप्चर को पढ़ा है और धर्म में तो बोला गया है कि जो महिलाएं हैं उनको बड़ी ऊंची सोशल पोजीशन दी गई है धर्म के आधार पे, तो उसमें अगर आप देखें जैसे हिंदुइज्म में अगर आप देखें तो कितनी सारी माताएं हैं, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। रिफॉर्मिस्ट वर्कड ऑन एजुकेशन, तो यहाँ पे जो रिफॉर्मर्स थे ना, इन्होंने सबसे पहले देखा कि किसी को अगर मजबूत करना है तो उसकी सबसे पहले मेंटल स्लेवरी जो है ना वो ख़त्म करो और उसको नई चीज़ें दिखाओ जो आएगी एजुकेशन के माध्यम से। फिर जो विधवा महिलाएं हैं उनको जिंदगी जीने का अधिकार है, इसमें उसकी क्या गलती कि उसका जो हस्बैंड है वो मर गया है ना, तो उसकी दोबारा से शादी हो सके। बेटर लिविंग कंडीशंस, ताकि वो अच्छे से जी सके महिलाएं, उनकी लिविंग कंडीशन अच्छी हो। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, पर्दा सिस्टम को बंद करने के लिए। और एनफोर्समेंट ऑफ मोनोगामी, मोनोगामी होता है एक ही शादी कर सकते हैं आप एक महिला से, है ना, तो यहाँ पे इसको भी एनफोर्स कराने की कोशिश की गई। एंड टेक प्रोफेशंस, ताकि महिलाएं भी काम कर सके, ठीक है। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेडी डफरिन हॉस्पिटल इन 1880, मॉडर्न मेडिसिन एंड डिलीवरी टेक्निक्स ऑल्सो स्टार्टेड। देखिए 1880 से पहले क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स ऐसा नहीं हुआ करते थे, तो जो महिलाओं की जो डिलीवरी वगैरह होती थी या जो मॉडर्न मेडिसिन होती थी महिलाओं के लिए वो नहीं थी। और एक महिला के लिए माँ बनने का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल होता है, दवाइयों की भी ज़रूरत होती है और आपको मॉडर्न टेक्निक्स की भी ज़रूरत होती है। बहुत बार ऐसा होता था, बहुत सारे केसेस आज के तौर पर अगर आप देखें, आज फॉर एग्जाम्पल जन्म देते वक्त या प्रेगनेंसी के टाइम पर मान लीजिए
फर्टिलिटी रेट जो है वो 5% के आसपास है। उस समय पे ये कहीं रहा होगा 20, 30, 40, 50% के आसपास। मतलब कि ज़्यादातर जो महिलाएं थी वो काफ़ी सारी उनकी डेथ हो जाया करती थी इस टाइम पे प्रॉपर दवाइयाँ या फिर प्रॉपर डिलीवरी टेक्निक्स की वजह की ना होने की वजह से। फिर देखिए, इन स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी वुमन पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मिलिटेंट नेशनल मूवमेंट। देखिए दोस्तों, जब 20वीं सदी की शुरुआत होती है, जब 1901, 2, 3 ये सब आते हैं, तो उस समय पे हमारी जो महिलाएं थी उन्होंने हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी, मिलिटेंट नेशनल मूवमेंट का मतलब है जिसमें हमने पुरजोर विरोध किया, अंग्रेजों को मारना शुरू किया, उसमें महिलाओं ने अपना पूरा रोल निभाया। सीधी सी बात है, नेशनल मूवमेंट आप कर रहे हो, आप देश की इकोनॉमी चला रहे हो, तो आप यहाँ पे एक देश को एक प्लेन के तौर पे मान के चलिए, मान लीजिए ये एक प्लेन है, आपके पास 2 इंजन है, एक है मैन एक है वुमन, आप एक को चलाएंगे तो आप कैसे उड़ पाएंगे। तो ऐसे ही नेशनल मूवमेंट थी, नेशनल मूवमेंट बिना महिलाओं के कैसे आगे बढ़ती या कैसे उड़ती, है ना। वुमन ऑल्सो टुक पार्ट इन एजिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल आफ्टर 1918 वुमेन वर सीन एवरीवेयर। देखिए, जो 1905 में जब बंगाल को विभाजित किया गया ईस्ट एंड वेस्ट में, तो उसके खिलाफ भी महिलाओं ने एजिटेट किया। ये पहली अच्छी एजिटेशन थी इनकी तरफ से, है ना। और उसके बाद जब महात्मा गांधी इंडिया में आए और उन्होंने जब अपनी मूवमेंट्स की शुरुआत करी, तो धीरे धीरे करके जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन था वो और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता चला गया। नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑल्सो एस्टेब्लिश दैट वुमेन आर नॉट इन्फीरियर। हम बात कर रहे हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलन, तो जितने भी लीडर थे उन्होंने ये अच्छे से एस्टेब्लिश कर दिया था लोगों के दिमाग में कि जो वुमेन्स है वो कहीं से भी इन्फीरियर नहीं है, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि इन्फीरियर हो कैसे सकते हैं और इनके बिना देश चलेगा कैसे, है ना। बाय नाउ वुमेन वर नो लॉन्गर द डॉल्स एंड स्लेव गर्ल्स। तो ये वो समय आ गया था दोस्तों जब महिलाएं कहीं से भी डोल बनके नहीं रह गई थी या फिर यहाँ पे स्लेव गर्ल्स बनके घर में गुड़िया बनके नहीं रह गई थी, जिसको कोई अधिकार नहीं थे, जिसके पास खुद का कुछ भी नहीं था। अब यूँ तो होने को ऐसी कंडीशन आज भी हो सकता है इंडिया में कुछ % महिलाओं की हो, 1-2% की, लेकिन एटलीस्ट आपके पास आज मौके तो हैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करने के लिए। उस समय पे तो मौके ही नहीं थे। तो इस रिफॉर्म मूवमेंट का ये फ़ायदा हुआ जो अभी तक चल रही है। अप टू 1920 एजुकेटेड मैन वर्कड फॉर वुमेन इमेंसिपेशन बट लेटर वुमेन टुक ओवर द चार्ज बाय देयर ओन। देखिए 1920 का जो ये एक दशक था, 1920, 1925, 30 के आसपास तक का, इसमें जो एजुकेटेड आदमी थे, जो महिलाओं के कोज के लिए, उनके दुख के लिए, उनकी दुविधाओं के लिए सिंपैथेटिक थे, इंटेलेक्चुअल थे, वो उन्होंने काम किया और उसके बाद ये बागडोर महिलाओं ने खुद अपने हाथ में ले ली। दोस्तों अब बात करते हैं इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो नेशनल मूवमेंट हुई थी ना, इसमें काफ़ी कुछ महिलाओं के लिए हमने अचीव कर लिया था और काफ़ी सारे ऐसे वादे थे हमारे नेताओं के कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम महिलाओं को ये अधिकार देंगे। जब देश आज़ाद हुआ तो महिलाओं को इंतज़ार था कि अब हमारे लिए काफ़ी कुछ अच्छा आएगा। सरकार ने, नेताओं ने, नेशनल मूवमेंट के जो नेता थे उन्होंने अपना वादा पूरा किया। आर्टिकल 14 एंड 15 मतलब कानूनी तौर पे, है ना, वैसे तो बोल ही रखा था, कानूनी यहाँ पे आर्टिकल 14 एंड 15 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं और जो आदमी है वो समान है, कोई फ़र्क नहीं है 1% का भी। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1955 में पास हुआ था अधिनियम, वो कहता है कि जो वुमन है, जो महिलाएं हैं, वो भी को हायर है इन प्रॉपर्टी। अब घर में जो लड़की पैदा होगी वो सीधी उसको यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा अगर वो चाहे तो। हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 परमिटेड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। देखिए हमारे हिंदुइज्म में तलाक का कोई भी, तलाक तो एक उर्दू वर्ड है, तो ऐसा कोई वर्ड भी नहीं है तलाक को रिप्लेस करने के लिए हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, जिससे हम उसको प्रोनाउंस कर सके, ठीक है। तो हमारे धर्म में ना ये वर्ड है ऐसा कोई और ना ये कोई कॉन्सेप्ट था कि तलाक हो जाए। तो पहली बार 1955 में ये जो एक्ट आया था हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें ये अधिकार दिया गया महिलाओं को या फिर कह लीजिए पुरुषों को भी या किसी को भी, दोनों जो पार्टनर है, स्पाउस है, कि आप शादी को यहाँ पे तोड़ सकते हैं, अलग हो सकते हैं बाय लॉ, बाय कानून, ठीक है ना। मोनोगामी अमंग हिंदूज वॉज रेस्ट्रिक्टेड, सॉरी पोलीगामी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पोलीगामी थी उसको पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, हिंदूज में दूसरी शादी नहीं कर सकते। इक्वल राइट इन एम्प्लॉयमेंट, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में आपको जाना है, सरकारी नौकरी में जाना है, तो यहाँ पे आपको समानता का अधिकार है। फिर जो हमारी
डायरेक्टिव पॉलिसीज़ हैं स्टेट के लिए, है ना, डीपीएसपी हमारी जो है वो सजेस्ट करती है इक्वल पे, और आज मिल भी रहा है। आज ये कोई चीज़ें मैटर नहीं करती अब इतनी ज़्यादा। मच सक्सेस वॉज अचीव्ड इन लास्ट 100 ईयर बट मोर टू अचीव। देखिए पिछली 100 सालों में ये सच्चाई है, 100 से 150 सालों में इवन काफ़ी सारी सक्सेस हमें मिली है। 1858 के बाद में 1900 के बाद ये और तेज़ी से बढ़ा, फिर देश आज़ाद होने के बाद 1950s में और भी ज़्यादा आगे बढ़ा, अपनी 21st सेंचुरी जब शुरू हुई तो और तेज़ी से आगे बढ़ा। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ हम अचीव कर चुके हैं और काफ़ी कुछ करना अभी बाकी है। दोस्तों अब हम यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स, कास्ट एंड अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। महिलाओं के बारे में हम बात कर चुके हैं। देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ कास्ट एंड अनटचेबिलिटी, जैसे आपने महिलाओं की प्रॉब्लम्स को जाना और फिर उनके हल को जाना, सॉल्यूशन को जाना, वैसे ही अब कास्ट के ऊपर भी देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी और क्या उनके हल थे, क्या काम किए गए। कास्ट सिस्टम वॉज द मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर इन लाइफ सिंस एंशिएंट टाइम्स। देखिए एंशिएंट टाइम से ही, स्पेशली लेटर वैदिक पीरियड जब हमारा आया, तो जो कास्ट थी वो सोसाइटी का पार्ट बन चुकी थी। लोग डिवाइड हो चुके थे, किसी को ज़्यादा अधिकार थे, किसी को कम अधिकार थे। वर्क आपके जन्म के आधार पे होते थे कि आप क्या काम करने वाले हैं। मोस्ट बिलो वर दी अनटचेबल्स। इस हायरार्की में जो सबसे नीचे थे वो कौन थे? अनटचेबल्स। ओके, जिनसे सारे बेकार से बेकार काम कराए जाते थे। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ अनटचेबल्स वर केयरफुली रेगुलेटेड। यहाँ पे कैसे वो जिएंगे अनटचेबल्स जिनको बोला जा रहा है, ये वर्ड भी अपने आप में कितना मतलब गलत है आज बोलने में भी, अगर हम इसके ऊपर बात भी करें पढ़े तो भी। तो यहाँ पे इनकी जो लाइफ है उसको केयरफुली रेगुलेट किया जाता था। रेगुलेट कैसे? कि आप गांव के बाहर रहेंगे, आप कुएं को छू भी नहीं सकते, पानी निकालना तो छोड़िए, मंदिर में आप जा नहीं सकते, वो भी भूल जाइए, उसका सपना मत लीजिए। जब आप गांव में से निकलेंगे या इधर उधर से निकलेंगे तो एक बैंड बाजा आप अपने ऊपर टांग के रखेंगे, उसको बजाते हुए निकलेंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि एक अनटचेबल आ रहा है और आप उनके टच ना हो, ताकि वो प्रदूषित ना हो। तो इस किस्म की लाइफ यहाँ पे बना के रखी हुई थी, है ना। स्पेशल वेल्स और टैंक्स वर रिजर्व फॉर देम। उनके लिए हर गाँव में हर जगह पे स्पेशल वेल्स हुआ करते थे कि यहाँ से तुम पानी पी सकते हो और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। बट इफ़ सम हाउ द वेल इज़ नॉट प्रेजेंट एनीवेयर, अनटचेबल्स यूज पॉन्ड्स एंड कनाल्स। अब मान लीजिए कहीं पे कुआं नहीं है तो क्या है उसके पास ऑप्शन? मान लीजिए एक ही कुआं गांव में, उसको यूज़ करेंगे बाकी के लोग। अनटचेबल्स क्या करेंगे? फिर वो नहरों का पानी पियेंगे, पॉन्ड्स का, तालाबों का पानी पियेंगे, जिससे बीमार होकर मरने के चांस आपके पूरे हैं। नो टेम्पल्स एंड नो शास्त्राज फॉर अनटचेबल्स। ना मंदिर में आपकी एंट्री है, ना आपको शास्त्र पढ़ने की, कोई विद्या पढ़ने की आपको अनुमति है। नो पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सर्विस। आप ना किसी राजा के कोर्ट में जा सकते हैं, ना कोई सर्विस कर सकते हैं, ना कोई आप सामान बेच सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ नहीं। आप बस सर्विस देंगे। आप एक सर्विस क्लास है, उसमें भी जो लोवेस्ट सर्विस होती है गंदे काम करने की, वो आपके लिए है ओनली मीनियल जॉब्स, जैसे मैंने आपको बताया है ना। मीनियल जॉब्स क्या होती है? जूते बनाना, चमड़े का काम करना, है ना, बेसिकली। रिमूविंग डेड बॉडीज वगैरह को उठाना, बुरी चीज़ों में हाथ लगाना, नालियाँ साफ करना, ये सब चीज़ें। नो ओनरशिप ऑफ लैंड फॉर देम। उनके लिए ज़मीनों का कोई अधिकार नहीं था, कोई उनके घर नहीं थे। आप बाहर रहिए, गाँव से बाहर रहिए, जंगल में रहिए, जहाँ जाना है वहाँ रह सकते हैं, अधिकार आपको कहीं नहीं है। रिफॉर्म्स क्या हुए इसके ऊपर दोस्तों वो देखते हैं। ब्रिटिश अंडरमाइंड द कास्ट सिस्टम बाय न्यू इकोनॉमिक सिस्टम एंड अर्बनाइजेशन। दोस्तों जब नया इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया में आने लगा, जब फैक्ट्रीज आने लगी और जब अर्बनाइजेशन इंडिया में होने लगा, सिटी, दो चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इनकी कंडीशन पे यहाँ पे फ़र्क पड़ने लगा। वो क्या था? जब न्यू इकोनॉमिक सिस्टम आता है ना, तो उन चीज़ों में आप जाके, उन फैक्ट्रीज में जाके आप नौकरी कर सकते हो, वहाँ पे आपकी कोई कास्ट नहीं पूछने वाला, पहली लिबर्टी आपको मिल गई। अर्बनाइजेशन का मतलब जब आप उस फैक्ट्री में जॉब करोगे और आप अर्बन एरिया में रहोगे, शहर में आप रहोगे, वहाँ पे कोई नहीं जानता उस समय पे कि आपकी कास्ट क्या है, आप कहाँ से आए हो, तो आपको वहाँ पे थोड़ी आज़ादी से नई लाइफ शुरू करने का एक अधिकार मिल सकता है ना। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो अंडरमाइंड द कास्ट सिस्टम। कैसे? इक्वालिटी ऑफ लॉ। हमारे कास्ट सिस्टम को और भी ब्रिटिश कुछ पॉलिसीज़ ने तोड़ा, कुछ अच्छा यहाँ पे किया। वो क्या था? इक्वालिटी ऑफ लॉ, कि कानून के आगे सब बराबर है, पहली बात तो। फिर है ब्रिटिश टुक द जुडिशियल फंक्शन ऑफ कास्ट पंचायत। जो जाति पंचायत होती थी उनका जो जुडिशियल फंक्शन था उसको छीन लिया गया। न्यू सेकुलर एजुकेशन सिस्टम, और जो नया एजुकेशन सिस्टम था ना, जो इंग्लिश सिस्टम था, उसमें तो कास्ट जैसी कोई चीज़ें होती नहीं थी, पूरा का पूरा नया था, सबके लिए था।
आप शास्त्रों को प्रोहिबिट कर सकते हैं, आप गुरुकुल में उनको घुसने से रोक सकते हैं, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन में तो ऐसा कुछ था नहीं। फिर है अटैक बाय ऑल ग्रेट रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। तो इनके लिए जितने भी हमारे जो महान रिफॉर्मर्स थे, जो बदलाव लाने वाले लोग थे, उन्होंने काम किया। Reformists realized that national unity and progress could not be achieved in political, social and economic fields till the time majority of people deprived of their right to live with dignity। मतलब कि अगर आप यहाँ पे हम अपने देश में कुछ बदलाव देखना चाहते हो, राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हो, पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पे कुछ अचीव करना चाहते हो, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एक मेजोरिटी ऑफ पीपल, भारी जनसंख्या को पीछे नहीं छोड़ सकते। आपको उनको भी अधिकार देने होंगे, इज्जत की आपको उनको जिंदगी देनी होगी। नेशनल मूवमेंट अपोज्ड ऑल पीपल डिवाइडिंग फोर्सेज एंड अरेंज्ड डेमोन्स्ट्रेशंस, मीटिंग्स एंड सत्या स्ट्रगल्स। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट थी उसने इसके लिए काफ़ी काम किया। गांधी जी ऑल्सो टुक द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एट प्राइवेट एंड फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932। तो ये जो वर्ड था इसकी शुरुआत की थी यहाँ पे हरिजन की गांधी जी ने। हरिजन का मतलब है भगवान की जनता, भगवान के लोग, है ना। तो उन्होंने सीधा जब ये बोल दिया भगवान के लोग, तब आपको सीधा सीधा एक कह सकते हैं एक मोरल बूस्टर मिल जाता है कि हाँ आप भी भगवान के लोग हो, है ना। तो आपको यहाँ पे थोड़े अधिकार मिलने लगते हैं, वो भी गांधी जी कह रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारा काम किया यहाँ पे अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। नाउ बीइंग एजुकेटेड एंड अवेयर द लोअर कास्ट पीपल ऑल्सो टुक द चार्ज ऑफ देयर ओन अपलिफ्टमेंट एंड बेसिक राइट। अब क्योंकि यहाँ पे लोग एजुकेट होने लगे थे उस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से, जो 2-2,5-3 हज़ार सालों से मिल नहीं पा रहा था, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आई। और जो उस अवेयरनेस के कारण जो लोअर कास्ट के ही लोग थे, मैंने आपको बताया ना, जिस ग्रुप का उत्थान करना है, उद्धार करना है, उसी ग्रुप के लोगों को आगे आना पड़ेगा। चाहे जाति हो, चाहे महिलाओं का ग्रुप हो तो किसी महिला को आगे आना पड़ेगा, कोई जाति है तो उसी में से लोगों को आना पड़ेगा, रिलीजन है तो उन्हीं को आगे आना पड़ेगा, है ना। तो कौन थे इसमें लीडर? B.R. अम्बेडकर वर्कड फॉर दिस कॉज थ्रू आउट हिज लाइफ एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारा काम किया B.R. अम्बेडकर ने, और एक यहाँ पे फेडरेशन की स्टार्ट की जो थी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, मतलब इन लोगों को एक मंच दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे इनके लिए क्या रिफॉर्म्स आए। जैसे महिलाओं के लिए आए थे, इनको भी प्रॉमिस किया गया था, तो क्या आया? नाउ लॉट्स ऑफ डन बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पहले बहुत कुछ हो चुका था, ग्राउंड तैयार हो चुका था, काफ़ी सारी अचीवमेंट्स थी, है ना। स्टिल फॉरेन गवर्नमेंट वाज अफ्रेड ऑफ हॉस्टिलिटी ऑफ ऑर्थोडॉक्स। लेकिन पूर्ण रूप से कोई कानूनी अधिकार नहीं मिले थे, क्योंकि जो अंग्रेजों की सरकार थी ना, वो जो पुजारियों का जो एक वर्ग था, जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, पुजारियों के अलावा भी हिंदू धर्म में ऊंची जाति के लोग हो गए या कोई और जो कट्टर थे काफ़ी ज़्यादा, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी सहन नहीं करने वाले थे कि हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करेंगे अंग्रेज और वो समानता का अधिकार दे देंगे किसी को। तो वो इसको बेसिकली ब्रीच मान रहे थे। तो यहाँ पे अंग्रेज इस चीज़ से डरते थे थोड़ा, और वो इसमें ज़्यादा काम नहीं करते थे। ओनली द इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक जो आज़ाद भारत की सरकार होती ना, वही ये काम कर सकती थी अपने लोगों के लिए। तो ये हुआ भी, जब यहाँ पे हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने लीगली अबॉलिश कर दिया अनटचेबिलिटी को, कि अनटचेबिलिटी अब इंडिया में नहीं है। और अगर कोई यहाँ पे अनटचेबिलिटी मान लीजिए लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है, ये छुआछूत वाला इस किस्म का, तो उसको ऑफेंस बना दिया गया और पनिशेबल बाय लॉ, मतलब कि कानून में प्रावधान दे दिया गया कि आपको सजा मिलेगी अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो। फॉरबिड्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ वेल्स, मतलब कि ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी इन लोगों के ऊपर, इस वर्ग के ऊपर, कि आप जो आपके कुएं हैं, जो टैंक्स हैं, घाट है, दुकानें हैं, होटल, सिनेमाज, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहाँ पे आपको नहीं रोका जाएगा। इन रेस्ट्रिक्शंस को फॉरबिड कर दिया गया। फिर जो DPSP है, डायरेक्टिव पॉलिसीज, उनमें सजेस्ट किया गया कि जो गवर्नमेंट है शुड स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल एंड गिव देम जस्टिस सोशली, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली। तो स्टेट्स को भी यहाँ पे काफ़ी सारी डायरेक्शंस दी गई हैं लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे उभारने के लिए। मच वॉज अचीव्ड बिफोर इंडिपेंडेंस, फिर से वही बात, काफ़ी कुछ हमने अचीव किया इंडिपेंडेंस से पहले। मोर वॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भी काफ़ी किया। बट स्टिल रिमेन्स अ टास्क इन रूरल एरियाज, लेकिन अभी भी ये एक टास्क बचा हुआ है रूरल एरियाज में, जो कि एक हकीकत है, जो कि एक सच्चाई है। कहीं ना कहीं अभी भी इसके ऊपर काफ़ी सारा काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों ये आपके सामने माइंड मैप है इस चैप्टर का। अगर आप इसको ईजिली जल्दी से रिवाइज करना चाहते हैं तो इन पॉइंट से आप